ओके तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए शेख शाहिद अनवर। आज हम लोग इनकम टैक्स का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करें। सीए एंड सीएमए इंटर के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है फॉर दिसंबर 23 एज वेल एज जो अगर मई 24 में एग्जाम देना चाहता है, दोनों के लिए सेम सिलेबस है। ओनली फॉर मई 24 के लिए फिनांस एक्ट में जो अमेंडमेंट आएगा उसको हम सेपरेटली करा देंगे। ओके, सो नाउ हम लोग बिफोर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर हम लोग सबसे पहले इनकम टैक्स के जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका बगैर हम लोग इनकम टैक्स स्टार्ट ही नहीं कर सकते। राइट, इसको हटाओ। देखिए, तो सबसे पहले तुम लोग को आई होप कि 11 12 में तुम लोग का इनकम टैक्स का सिलेबस होगा। तुम लोग में से बहुत कोई बीकॉम में इनकम टैक्स देखा होगा, राइट? तो आई एम अज्यूमिंग थोड़ा बहुत लिटिल नॉलेज होगा। अगर लिटिल नॉलेज नहीं भी है तब भी चलेगा। ओके, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इनकम टैक्स में होता है दैट इज सर पर्सन। पर्सन क्या होता है? देखो, जैसे कि इनकम टैक्स मतलब क्या होता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिमाग में आता है, सर व्हाट इज इनकम टैक्स। तो क्या होता है इनकम टैक्स? एनीवन, ऑनलाइन ऑफलाइन बताओ क्या होता है इनकम टैक्स? हम लोग सब्जेक्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स, सीए एंड सीएमए इंटर में सिलेबस में दिया गया है। तो ये है क्या आखिर इनकम टैक्स? ईयरली एम्प्लॉय के ऊपर ओनली एम्प्लॉय इनकम टैक्स देता है। ओके, देखो इनकम टैक्स जो है, सबसे पहले समझ लो कोई भी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स देने पड़ेगा। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है सर कौन सा इनकम, राइट? तो कौन सा इनकम के ऊपर इनकम टैक्स देने पड़ेगा, इसके लिए इनकम टैक्स में 5 हेड्स है। जैसे जैसे कि तुम्हारा एनी टाइप ऑफ इनकम को लोग 5 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर यहाँ पे हम देखो इस तरफ हम आएंगे, दिख रहा है तुमको ये क्या क्या हेड वहां पे देखो स्क्रीन में? सैलरीज, कोई भी पर्सन का इनकम। पर्सन क्या होता है अभी हम आएंगे। कोई भी बंदा का, चाहे वो कोई पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, हम तुम क्या है इंडिविजुअल है, या कोई अगर कंपनी है वो बिजनेस कर रहा है, कोई अगर फर्म है वो भी बिजनेस कर रहा है, फिर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई ठीक है एनी काइंड ऑफ कोई भी पर्सन का जो है वहां पे 5 कैटेगरीज में इनकम आ सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम, राइट? अगर वो इंडिविजुअल है तो ये सैलरी जो आएगा ओनली फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए आएगा, राइट? बाकी बिजनेसमैन के लिए तो सैलरीज नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है तुम एज अ सैलरीड एम्प्लॉयड वो एट द सेम टाइम तुम बिजनेस कर रहे हो, तब तुम्हारे सैलरीज में भी इनकम आएगा। एंड जो अदर जो भी हेड में तुम बिजनेस करते हो यहाँ पे आएगा, पीजीपीपी वगैरह में। एनीवे, तो इनकम टैक्स में इनकम जो है 5 कैटेगरीज में है। तुम्हारा एक सैलरीज, अगर कोई इंडिविजुअल कहीं पे जॉब करता है उसका जो सैलरी से जो अर्निंग होता है उसका ऊपर आपको टैक्स पे करने पड़ेगा, राइट? दूसरा क्या यहाँ पे दिया हुआ है, वोट बोलो? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी का भी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कोई कंपनी हो, किसी का भी अगर हाउस प्रॉपर्टी है, वो अगर किसी को लेट आउट करके रखा है, मतलब भाड़ा पे दे के रखा है, वहां से अगर तुम्हारा कुछ इनकम हो रहा है तो उस इनकम के ऊपर भी तुमको इनकम टैक्स देने पड़ेगा। ओके, थर्ड क्या है? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस, पीजीबीपी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीजीबीपी। अगर कोई बिजनेस में है तो उसका बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं, राइट? जो सेल है वो नहीं, जो प्रॉफिट होता है फाइनली, ठीक है? तो प्रॉफिट के ऊपर एक परसेंटेज तुमको इनकम टैक्स देने पड़ता है, राइट? तो सब कोई तो प्रोफेशन भी हो सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस या फिर प्रोफेशन? प्रोफेसर मतलब कोई डॉक्टर हो गया, कोई लॉयर हो गया, कोई चार्टर अकाउंटेंट हो गया प्रैक्टिस करता है, कोई इंजीनियर हो गया कोई प्रैक्टिस करता है, जो प्रोफेशन में है। ठीक है, जैसे कि लॉयर, दैट इज एडवोकेट, सीए, सीएमए, सीएस, जो प्रैक्टिस करता है, राइट? वो हो गया। दूसरा, यहाँ पे तुम डॉक्टर के एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है? तो ये सब क्या प्रोफेशन है, ठीक है? तो इन लोगों का भी जो इनकम होता है वो लोग पीजीबीपी का हेड में दिखाने पड़ता है, ठीक है? दूसरा क्या है? कैपिटल गेन। इसको अगर सिंपल, अभी ये सब जो है ना अलग अलग चैप्टर है जो हम लोग धीरे धीरे डिटेल में ईच एंड एवरी चैप्टर करेंगे। अभी हम जैसे एक ब्रीफ बता रहे कि इनकम टैक्स में क्या क्या सिलेबस है, क्या हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले 5 हेड्स ऑफ इनकम में दिख रहा होगा, एक सैलरीज है, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है? जैसा कि हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आज इस कंपनी का शेयर्स परचेज किए, कल उस कंपनी का शेयर्स परचेज किए, हम लोग क्या करते हैं, फिर बाद में जब उस कंपनी का शेयर्स प्राइस काफी बढ़ जाता है तो हम लोग उसको बेच के निकल जाते हैं। सपोज एक शेयर्स परचेस किए थे एक कंपनी का हम 10 रुपया में, आज का दिन हम जब बेचा उसका प्राइस है कितना? 40 रुपया।
तो 10 रुपये में हम बेचे थे, हम परचेस किए थे, एंड आज का दिन में जब हम बेच रहे उसका प्राइस है कितना, 40 रुपया। तो 30 रुपये को क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल गेन। मतलब आप कैपिटल एसेट बेच के जो प्रॉफिट कमा रहे हो उसके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स लगेगा। ये सब डिटेल में है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म का पूरा डिटेल में हम लोग करेंगे, हम जस्ट चैप्टर का एक ओवरव्यू दे रहे हैं। ओके, फिर क्या है सर, बाकी जो भी है, मतलब ये चार को छोड़कर सैलरी, हाउस, जो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे, हाँ ये इनकम क्या है आपका, सैलरीज का है तो सैलरी में दिखाओ। ये इनकम क्या चीज का है, हाउस प्रॉपर्टी का, तो हाउस प्रॉपर्टी में दिखाओ। ये इनकम कहाँ का है, पीजीपीपी का है तो पीजीपी में दिखाओ। ये इनकम कहाँ का है सर, कैपिटल गेन से आया तो कैपिटल गेन में दिखाओ। इसको छोड़ के बाद में कि जो भी इनकम इनकम टैक्स में बोलता है कि नहीं टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट, वो एक वर्ड है एग्जेम्प्ट आ रही बाद में, टैक्सेबल है, तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाने पड़ेगा। एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि अगर हम ट्यूशन पढ़ाते हैं तो मेरा ट्यूशन फीस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। अगर मेरा बैंक में अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट, एफडी, आरडी, तो उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है तो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। ये सब डिटेल में हम लोग करेंगे। बस सपोज हम कोई कंपनी का डिविडेंड, कोई कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, वहां से डिविडेंड मिल रहा है हमको, तो डिविडेंड इनकम यहाँ पे आएगा। कोई हमको कुछ गिफ्ट कर दिया, एक अमाउंट के ऊपर अगर गिफ्ट किया है तो वो भी तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। लॉटरी, लॉटरी जीत गया, मेरे 1 करोड़ का लॉटरी लग गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, गैम्बलिंग, लॉटरी, ये सब धीरे धीरे हम डिटेल में पूरा हम लोग करेंगे। तो ये तुम्हारा 5 हेड्स ऑफ इनकम है। तुम लोग का सीए एंड सीएमए इंटर में तुम इसका पूरा डिटेल में है, बट इसमें कोई केस स्टडी नहीं आता, केस लॉ नहीं आता। अब क्या ना, सपोज इनकम टैक्स से तुमको नोटिस आ जाता है कि तुम जो इनकम दिखा रहे हो कम दिखा रहे हो, ठीक है, तो तुमको और टैक्स पे करने पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, कोर्ट केस चलता है, तो कोर्ट केस का जजमेंट वगैरह, दैट इज कॉल्ड केस लॉ, ये तुम्हारा फाइनल लेवल पे, इंटर पे नहीं है। नॉर्मल इंटर पे क्या है, इसमें जो प्रोविजंस वगैरह वो है। ओके, तो 5 हेड्स ऑफ इनकम अलग से हम लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब जब भी हम लोग इनकम कैलकुलेट करेंगे ना, ये तो होता है तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, सपोज हम मिस्टर एक्स है, मेरा ये सब इनकम है, हम एम्प्लॉय भी है, हम, मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम भी है, हम बिजनेस भी करते हैं, मेरा बिजनेस इनकम भी है, मेरा कोई कैपिटल एसेट मार्केट में बेचे थे तो कैपिटल गेन भी हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से मेरा इनकम भी है, एंड ऐड करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आप कुछ कुछ जगह इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिडक्शंस मिलेगा। ये सब पूरा डिटेल में, दीज ऑल आर सेपरेट चैप्टर। ओके, ये सब चैप्टर है, एक जगह हम बता रहे कि करने, अल्टीमेटली हमको आई शुड नो कि व्हाट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन इनकम टैक्स, क्या है तुम्हारा सिलेबस में। ठीक है, तो ये चैप्टर 6 एक सेपरेट चैप्टर है। जैसा कि बोलते हैं तुम एलआईसी में इन्वेस्ट करो तुमको इनकम टैक्स में डिडक्शंस मिलेगा, ठीक है, तुम एफडी करो इनकम टैक्स में डिडक्शंस मिलेगा, तुम मेडिक्लेम करो इनकम टैक्स में डिडक्शन के लिए मिलेगा, तुम कोई डोनेशंस करो कहीं पे, प्राइम मिनिस्टर फंड, ये फंड, यहाँ पे तुमको इनकम टैक्स में डिडक्शंस मिलेगा। तो ये सब डिडक्शंस बोल के जो चैप्टर है तो यहाँ पे करेंगे, तो थोड़ा बहुत मेरा इनकम को कम करेगा। इसलिए सब टैक्स बचाने के लिए सब कोई क्या करता है, इसमें इनकम टैक्स में ये सब जो अलग अलग सेक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पे करते हैं। उसके बाद एक रिबेट बोल के चीज है, सेक्शन से, वहां पे क्या होता है, जो तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी बनता है ना, टैक्स कैलकुलेशन फिर हम लोग करेंगे, वो अलग में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, किसका ऊपर क्या टैक्स लगता है, क्या रेट में लगता है, रिबेट मिलेगा, फिर लास्ट में तुमको देखने पड़ेगा कितना टैक्स लायबिलिटी है। तो ये सब ठीक है, ये जस्ट ये है। अब आ जाते हैं यहाँ से हम जो स्टार्ट करने वाले थे फर्स्ट। ओके, तो इनकम टैक्स में एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कॉल्ड पर्सन। तो अभी तक जो जस्ट हम ओवरव्यू बता रहे थे, एक और मैसेज किया, यस सर ऑडिबल, नो सर आई एम फ्रॉम गुजरात। ओके, ठीक है, तुम लोग को समझ में आ रहा है, एनीवन रेस्पॉन्ड प्लीज। ठीक है, साइलेंट है मतलब समझ में आ रहा है। चलो, पर्सन, पर्सन क्या होता है, एनी आइडिया बताओ, पर्सन क्या होता है, एनी इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल पर्सन। इनकम टैक्स का नजर में, फ्रॉम इनकम टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्मली हम लोग नॉर्मल इसका मतलब ये कौन, ये अच्छा पर्सन है, पर्सन मतलब एक आदमी समझते हैं, एक इंडिविजुअल समझते हैं। पर इनकम टैक्स का नजर में पर्सन मतलब क्या होता है, 7 कैटेगरी में होता है, देखो साइड में लिखा हुआ है। पर्सन मीन क्या है, बोला कोई भी इंडिविजुअल, जैसे कि हम, तुम, राम, सैम, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, हम लोग, ये सब जो है इंडिविजुअल, ये भी पर्सन इनकम टैक्स का नजर में। ठीक है,
HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसका अगर कुछ इनकम है तो भी पर्सन में आ जाएगा। सपोज एक ज्वाइंट फैमिली है पूरा, तो एक बिजनेस कर रहा है। कंपनी, कंपनी मतलब समझ रहे, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, एक्स प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी, वो भी पर्सन है। कोई अगर फर्म है, फर्म मतलब जो कंपनी फॉर्म नहीं करता, एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करके रहता है। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, एक मोर देन 2% मिलकर एक अगर कोई बिजनेस फॉर्म किया है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे कि डीएमसी, केएमसी, कोई भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी, दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, तो लोकल अथॉरिटी। या फिर कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब कोई सपोज सुप्रीम कोर्ट का जज वगैरह हो गया, आर्टिफिशियल, या कोर्ट खुद इससेल्फ हो गया। ठीक है। तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब तुम्हारा पर्सन का डेफिनेशन में आएगा। तो पर्सन का डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, एक तो इंडिविजुअल, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, दूसरा HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा कंपनी आएगा, फर्म आएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है बताएंगे अभी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, लोकल अथॉरिटी दैट इज DMC, दैट इज दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, KMC, ठीक है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, दे आर पर्सन फ्रॉम इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, पर्सन मतलब ये कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन आता है सर ये पर्सन का इंपॉर्टेंस क्या है, नाउ व्हाई इट इज, नाउ क्वेश्चन आता है सर व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये पर्सन का क्या क्लासिफिकेशन है सर, बिकॉज हम तुम लोग प्रैक्टिकली बताएंगे जब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं ना, तब तुमको बताने पड़ता है कि यू आर फाइलिंग दिस रिटर्न एज अ व्हाट, एज अ इंडिविजुअल, एज अ HUF, एज अ कंपनी, एज अ फर्म, एज अ AOP, एज अ BOI, एज अ लोकल अथॉरिटी। अगर तुम इंडिविजुअल है तुम्हारे रिटर्न का फॉर्म अलग है, तुम्हारे लिए कंप्लायंस अलग है। अगर तुम कंपनी हो तुम्हारा इनकम टैक्स का रेट अलग है। अगर तुम इंडिविजुअल हो तुम्हारा इनकम टैक्स का रेट अलग है। तो दैट इज व्हाई पर्सन इज इंपॉर्टेंट। पर्सन का इंपॉर्टेंस क्या है कि सर इनकम टैक्स का जो रिटर्न फाइल करेंगे, इवन इनकम टैक्स जो कैलकुलेशन करेंगे, अगर हम इंडिविजुअल है तो मेरे लिए अलग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा, रेट अलग है। इंडिविजुअल के लिए नॉर्मली होता है, तुम लोग पता, वो स्लैब रेट रहता है कि अप टू दिस इतना परसेंट, अप टू दिस इतना परसेंट। बट अगर तुम कंपनी हो, फर्म हो, एक फ्लैट रेट है, परसेंटेज है, 25%, 30% ऑफ योर प्रॉफिट। ठीक है। दैट इज वाई पर्सन इज इंपॉर्टेंट। अगेन अगर पर्सन डिफरेंट इनकम टैक्स का रिटर्न भी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एक तो सर ITR दैट इज इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग वहां पे चाहिए, दूसरा टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन भी अलग है। ठीक है। एक तो टैक्स लाइबिलिटी का कैलकुलेशन में आएगा, दूसरा ITR। एंड अगर तुम जो डिडक्शंस बोल के एक चैप्टर हम लोग किए हैं, इवन इनकम टैक्स में वर्ड है एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन मतलब तुम्हारा इनकम है बट इनकम टैक्स तुमको छोड़ दिया, बोले चलो इसको ऊपर टैक्स देने का जरूरत नहीं, एग्जेम्प्टेड इनकम। अभी आएंगे एग्जेम्प्टेड मतलब इनकम है बट इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, मतलब तुमको टैक्स देने का कोई जरूरत नहीं है। राइट। तो ये जो एग्जेम्पशंस है, ये जो डिडक्शंस है, दिस ऑल आर डिपेंड करता है कि हम कौन सा कैटेगरी को दे रहे हैं, इंडिविजुअल को दे रहे हैं, HUF को दे रहे हैं, कंपनी को दे रहे हैं, कि फर्म को दे रहे हैं। जैसे कि अभी तुम्हारा सैलरी चैप्टर हम लोग करेंगे जब, वहां पे देखिएगा तुमको, या अभी जैसे न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम तुम लोग को सुना होगा। न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स, ये किसके लिए है, इंडिविजुअल के लिए, नॉट फॉर फर्म कंपनी। फर्म एंड कंपनी के लिए तो कुछ ओल्ड न्यू नहीं है, पर ये जो न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम है, ये जस्ट फॉर इंडिविजुअल। ठीक है। दैट इज वाई ये जो डेफिनेशन है पर्सन का, या फिर टू आइडेंटिफाई कि कौन है पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। हम चाहते तो जस्ट एक रीड करके चले जाते, बट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन इनकम टैक्स, वो तुमको जानने पड़ेगा। तो व्हाई पर्सन इज इंपॉर्टेंट कि सर एक तो सर इनकम टैक्स में जो टैक्स लायबिलिटी है, अलग अलग पर्सन का अलग अलग होगा, टैक्स रेट अलग है, स्लैब कहीं कहीं पे स्लैब रेट है, कहीं पे तुम्हारा फिक्स रेट है, दैट इज परसेंटेज, इसको हम लोग फ्लैट रेट। सर इनकम टैक्स जो रिटर्न होता है, जब हम धीरे धीरे अंदर घुसेंगे सिलेबस में तो वो समझ में आएगा, पूरा डिटेल हम प्रैक्टिकली दिखाएं भी, कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग वगैरह होता है, कैसे क्या कैलकुलेशन होता है। तो सर इनकम टैक्स के रिटर्न का फॉर्म भी जो होता है ना अलग है, सपोज इंडिविजुअल है तो ITR 1 है, कंपनी है तो दूसरा ITR है, फर्म है तो अलग है, इवन अगर आपका लोकल अथॉरिटी है तो अलग है, तो समटाइम्स इंडिविजुअल के लिए अलग है, तो डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल का क्या क्या इनकम है। तो दैट इज वाई ये भी इम्पोर्टेंट है। एक तो सर डिडक्शन सबको नहीं मिलता, अलग अलग पर्सन वाइज अलग अलग है। कुछ बोलते हैं इंडिविजुअल के लिए डिडक्शन है बट कंपनी के लिए नहीं है। कुछ बोलते हैं एग्जेम्पशन जो है, दैट इज डिडक्शन हम बोल सकते हैं। ठीक है।
फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं सर एग्जेम्पशंस, ये सब भी पर्सन वाइज अलग अलग है सर। ठीक है, चलो दूसरा बेसिक क्वेश्चन, अभी जो है पूरा बेसिक फंडा फॉर व्हाई पर्सन इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज पर्सन, हाउ मेनी पर्सन आर दिया, तुम बता रहे इंडिविजुअल, एचयूएफ, मेरा साथ साथ याद हो जाना चाहिए 99% सिलेबस ही, घर में जाके जैसे एक बार पढ़ना है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीवाई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी। ठीक है, दूसरा सर क्या है सर, क्वेश्चन आता है सर हम लोग इनकम टैक्स पे कब करते हैं, बताओ तो इनकम टैक्स पे कब करते हैं हम लोग। जैसे कि ये अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 23-24, जैसे कि इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ये कौन सा ईयर चल रहा है, अभी हम लोग का चल रहा है 23-24, ये मेरा करंट ईयर है, अभी फिलहाल यही ईयर चल रहा, रनिंग है, रनिंग। ठीक है, तो नाउ तुमको इनकम कब पता चलता है, जब साल खत्म होता है। अगर इफ आई टॉक अबाउट इंडिविजुअल, तो मेरा सैलरी का इनकम कितना होगा, या फिर मेरा बिजनेस का इनकम कितना होगा साल भर का, तो जब तक साल खत्म नहीं होता 22-23, तब तो पता नहीं चलेगा। दैट इज 31 मार्च होगा, हम अपना पीएल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, या फिर अगर हम इंडिविजुअल है तो पूरा मेरा सैलरी का इनकम कैलकुलेट करेंगे, या फिर हम कैपिटल गेन का इनकम है तो साल भर का कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, तब में जाके हम टैक्स पे करेंगे। इसका दैट मीन्स इनकम टैक्स में हम लोग जो इनकम टैक्स पे करते हैं कौन सा, करंट ईयर, दैट इज जिस साल में, नेक्स्ट ईयर में, बट कौन सा इनकम का टैक्स नेक्स्ट पे करते हैं, लास्ट ईयर का इनकम, दैट इज प्रीवियस ईयर, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। सो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, जिस साल का इनकम का तुम टैक्स ऊपर तुम टैक्स कैलकुलेट करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। प्रीवियस मतलब जिस साल का इनकम का ऊपर हमको टैक्स पे करने पड़ता है, टैक्स कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। जैसे कि अभी 23-24 है, इसको हम लोग बोलते हैं जिस साल तुम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। ये क्या है, 23-24 जो है अभी, इसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर डज नॉट मीन कि हमेशा पिछला साल, नो, जिस साल का इनकम के ऊपर हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर ले वो मेरा प्रीवियस। जैसे कि अगर 23-24 में इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 23-24, तो मेरा असेसमेंट को, एसेस मतलब क्या, तुम कैलकुलेट कर रहे हो, एसेस मत का मीनिंग में जाओ, एसेस का मतलब क्या, कैलकुलेट कर रहे हैं हम, राइट। इसको ब्लू ले लेते हैं, एसेस कर रहे, तो कौन सा ईयर का इनकम हम एसेस करें सर, 22-23 का इनकम एसेस करें, दैट इज 22-23 क्या होगा मेरे लिए, प्रीवियस ईयर, पी वाई, एंड 23-24 क्या होगा सर, असेसमेंट ईयर, ए वाई। ठीक है, देन व्हाट इज प्रीवियस ईयर, जिस साल का इनकम के ऊपर हमको इनकम टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स पे करना है, दैट इज प्रीवियस ईयर। ठीक है, हो सकता है कि हम 21-22 के भी इनकम टैक्स कैलकुलेट रिटर्न नहीं फाइल किए थे, तुम उसको भी, तुम वो भी तुम्हारा प्रीवियस ईयर होगा। हाँ कौन, ঠিক আছে, ফাউন্ডেশন তো এখন আমি এন্টার করাচ্ছি, আপনি এখন আমার ক্লাস চলছে, আপনি আমাকে 9:30 নাগাদ ফোন করবেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ओके। तो नाउ सर जिस साल हम लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। तो व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट, समझ में आया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सर असेसमेंट ईयर क्या है, 22-23 जो है, इन व्हिच पर्सन अर्न्स इनकम इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, जिस साल का इनकम हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। तो सर असेसमेंट ईयर क्या होगा, इट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर 22 से, देखो 22-23 का असेसमेंट कब होगा, 23-24, अगेन 21-22 का असेसमेंट क्या होगा, 22-23, राइट, बिकॉज लास्ट ईयर का इनकम इस साल कैलकुलेट करेंगे, ऐसे करते करते चलता है। तो 22-23 अगर प्रीवियस ईयर है तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 23-24, दैट इज, ये अगर मेरा प्रीवियस ईयर है और इसको अगर हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं, अगर ये 22-23 प्रीवियस ईयर है तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 23-24, राइट। अगर मेरा प्रीवियस ईयर 21-22 है तो असेसमेंट क्या होना चाहिए, 22-23, बिकॉज इस साल के इनकम हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, टैक्स पे करते हैं, राइट, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो व्हाट इज पर्सन, वाई पर्सन इज इंपॉर्टेंट। दूसरा ये सर प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल का इनकम हम लोग अर्न कर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। असेसमेंट मतलब जिस साल हम लोग वो प्रीवियस ईयर का इनकम एसेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। एसेस करके इसी साल ही तो हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं ना, हम लोग रिटर्न फाइल कब करते हैं, प्रीवियस ईयर में करते हैं ना, असेसमेंट ईयर में करते हैं, असेसमेंट ईयर में करते हैं रिटर्न फाइलिंग।
ईयर होता है, इसका एक लास्ट डेट होता है, इससे बाद तुम नहीं कर पाओगे, पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न फाइल हम लोग असेसमेंट ईयर में करते हैं, ऐसे मतलब इनकम टैक्स कैलकुलेट किया, इनकम कैलकुलेट किया तभी ना हम रिटर्न फाइल करेंगे। ओके चलो, ये जो हम यहाँ पे लिखा भी है, फाइल्स रिटर्न इन 23-24, राइट। अभी तक कोई डाउट है? ऑनलाइन वाला तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, सब म्यूट है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। ऑनलाइन किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। चलो, अगर म्यूट रहोगे तो आई कांट हेल्प, बाद में मत बोलना फिर समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा सर? इनकम टैक्स ऑफिसर जो है एसेस करता है इनकम टू सी इफ टैक्स हैज बीन करेक्टली पेड, राइट। दैट इज व्हाई असेसमेंट। एक होता है सेल्फ असेसमेंट, मतलब दो चीज होता है यहाँ पे, अगर हम इसको तोड़ते हैं। एक होता है सेल्फ असेसमेंट, ये शॉर्टकट हम लिख रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट मतलब देखो, फर्स्ट सबसे पहले इनकम टैक्स हम लोग खुद पे करते हैं, कैलकुलेट इनकम भी खुद ही कैलकुलेट करके पे करते हैं, आइदर तुम खुद करो या फिर कोई कंसल्टेंट को देकर, कोई चार्टर अकाउंटेंट को देके करके पे करते हो, अज्यूमिंग कि हम जो है रिटर्न कैलकुलेट किए, सही किए। उसके बाद तुम जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, जो तुम्हारा नाम में फाइल किया गया, या फिर खुद किए या फिर कोई सीए फर्म तुम्हारा किया, उसको कौन चेक करता है? इनकम टैक्स ऑफिसर। पैन नंबर वाइज अलग अलग इनकम टैक्स वर्ड है, जोन है, तो अलग अलग इनकम टैक्स ऑफिसर रिस्पेक्टिव जोन को देखता है। सपोज दुर्गापुर है तो अलग जोन है, कोलकाता है तो अलग जोन है, जिसका पैन में जो एड्रेस दिया हुआ जिस तरह से, ठीक है, अलग अलग जोन है। उसको डिपार्टमेंट क्या करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका फिर स्क्रूटिनी करता है, स्क्रूटिनी, दैट इज उसका खुद फिर असेसमेंट करता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि तुम जो यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट करके जो तुम इनकम कैलकुलेट किया, ठीक है, एंड जो टैक्स पे किया, अगर ये सही है तो संग संग तुमको बता देगा कि ओके देयर इज नो एरर्स, एक आ जाता है नोटिस वगैरह, तो हम बता देंगे, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ है, इफ रॉन्ग या एनीथिंग कुछ गड़बड़ लगा, वो तुमको नोटिस इशू करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। ये तो डिटेल में हम लोग जब चैप्टर करेंगे तब करेंगे, अभी तो जस्ट हम एक एक करके समझा रहे हैं कि होता क्या। सबसे पहले पर्सन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट सर? इसी के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग टैक्स रेट है, अलग अलग डिडक्शन है, एग्जेम्पशन है, अलग प्रोविजन है। प्रीवियस ईयर उस साल के इनकम कैलकुलेट किया, टैक्स पे करे जिस साल, जिसको हम लोग बोलते हैं, या कैलकुलेट जिस साल कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर जिस साल का इनकम आप कैलकुलेट करो, असेसमेंट ईयर जिस साल आप इनकम टैक्स कैलकुलेट इनकम कैलकुलेट करके इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं, और रिटर्न भी उसी साल में पे करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पर्सन्स के बारे में बता रहे, तो वहां पे जो लिखा होता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, राइट, ये दीज ऑल आर पर्सन्स। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट समझ में आ गया थोड़े पहले, फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, ठीक है। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, देखो हम तुमको इनकम टैक्स का रिटर्न खोल के दिखाते वेबसाइट, तब ना समझ में आएगा सर क्यों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग में गतना चाहिए हर चीज। इनकम टैक्स का वेबसाइट में जाओ, तुम लोग अभी अगर पैन नंबर है तो आराम से लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। अगर पैन कार्ड है किसी के पास तो तुम लोग भी लॉगिन, यू कैन ऑल्सो लॉगिन। कैसे लॉगिन करने पड़ता है? जो इनकम टैक्स का साइट खुल गया, ठीक है, इनकम टैक्स ई फाइलिंग, इनकम टैक्स ई फाइलिंग में जाना, ठीक है। ओके, ये वेबसाइट खुल गया, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाओ, दिख रहा है यहाँ पे वेरीफाई योर पैन। अगर तुम्हारा पैन सही है ना गलत है, सब कुछ तुम यहाँ पे आधार भी लिंकिंग कर सकते हो, यहाँ से पैन के साथ आधार लिंकिंग होता है ना, तुम खुद यहाँ से लिंकिंग कर सकते हो, सब कुछ है यहाँ पे। अब सपोज यहाँ पे दिख रहा है इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल है उसका क्या क्या इनकम हो सकता है, क्या बोल रहा है? सैलरी, ठीक है, बिजनेस प्रोफेशन। उसमें से भी इंडिविजुअल क्या हो सकता है? सीनियर सिटीजन भी हो सकता है भाई, 60 साल से ऊपर, सुपर सीनियर सिटीजन भी हो सकता है, ठीक है, 80 साल से ऊपर। नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, इंडिया का बाहर वाला आके इंडिया में काम करते ही है, बिजनेस करते ही है, ठीक है। एंड एचयूएफ भी हो सकता है। अगर सपोज तुम सैलरीड हो तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, गाइडेंस टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। कौन कौन से रिटर्न तुम्हारे लिए एप्लीकेबल होगा, तुम्हारा टैक्स स्लैब क्या होगा, दिख रहा है, डिडक्शन क्या मिलेगा, सब कुछ आप बता दे रहे ना। सपोज तुम सैलरीड एम्प्लॉय हो तो गाइडेंस टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, रिटर्न फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल होगा, देखो यहाँ पे बता दे रहा, आईटीआर 1। अगर तुम सैलरीड एम्प्लॉय हो तुम्हारे लिए ये इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल होगा, ठीक है। अगर तुम इंडिविजुअल है, म्यूट कर लो, किसी का अनम्यूट हो गया है। आईटीआर 1 ये दिख रहा है तुमको, सैलरी
अगर तुम्हारा ये है, ये सब कंडीशन डिटेल में हम लोग करेंगे जब रिटर्न चैप्टर हम लोग आएंगे, हम जस्ट गाइडेंस बता रहे हैं। ITR 2 भी तुम्हारे लिए एप्लीकेबल हो सकता है, डिपेंड करता है क्या सिनेरियो है। ITR 3, ITR 4, देख रहे हैं अलग अलग केसेस में अलग अलग। इवन तुम्हारा लिए टैक्स रेट क्या होगा वो भी यहाँ पे बता देगा। नेक्स्ट जो है, बैक करो, जस्ट बैक इट अगेन, इंडिविजुअल में आओ, सैलरीड, देखो टैक्स स्लैब दिख रहा है, टैक्स स्लैब देखो बता दे रहा है यहाँ पे। अगर तुम सैलरीड एम्प्लॉय, ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम, बोला कि अगर आप सैलरी का इनकम है आपका, इंडिविजुअल हो, जो तुम्हारा इनकम इंडिविजुअल हो अगर तुम, ठीक है, कोई भी इनकम हो तुम्हारा, ठीक है, इंडिविजुअल हो, अप टू 2.5 लाख नील, कोई टैक्स पे करने का जरूरत नहीं। फिर उसके बाद इतना टैक्स लगेगा, ये सब डिटेल में हम लोग करेंगे हम जस्ट। फिर अगर तुम न्यू टैक्स रेजिम में हो तो इस तरह से है तुम्हारा टैक्स रेट, ठीक है। नेक्स्ट डिटेल में करेंगे, अभी जस्ट हम एक ओवरव्यू बता रहे, ओके। सिमिलरली अगर सपोज तुम कंपनी हो तो देखो कंपनी के लिए क्या टैक्स स्लैब होगा, क्या रिटर्न फाइल होगा, अलग अलग है ना। नॉन कंपनी नहीं हो मतलब क्या, एओपी जो अभी बता रहे हैं हम, एओपी, बीओआई, ट्रस्ट, एजीपे, फर्म, लोकल अथॉरिटी, राइट। तो वाई पर्सन इज इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज सबका अलग अलग सा रिटर्न का कंप्लायंस अलग है, टैक्स रेट अलग है, दैट इज वाई पर्सन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये वेबसाइट में तुम लोग जाके बहुत सारा अगर स्टडी करना है, बहुत सारा चीज तुम लोगों को मिल जाएगा। डिटेल में हम फिर बाद में बताएंगे। चलो नेक्स्ट, जहां थे हम वहां आ जाते हैं। किसी को कुछ भी डाउट रहेगा बताना, ये समझ में आ गया, ठीक है। यू मे चेक इनकम टैक्स वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट का नाम क्या है, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.com, मानने से आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखो। डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी, सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी तो कुछ इनकम होता होगा, उसको भी तो इनकम टैक्स पेमेंट करने पड़ेगा। तो कौन सा में आएगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, किस में आएगा, किस में आएगा बोलो। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में आ रहा है, सॉरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आ रहा है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिकॉज एक यूनिवर्सिटी है, ये जुडिशियल पर्सन बट एक आर्टिफिशियल है, ये कोई इंडिविजुअल तो है नहीं। और ना ही ये देखो, ये एचयूएफ भी नहीं होगा, ये कंपनी भी नहीं होगा, ये तुम्हारा फर्म भी नहीं होगा, ना ही ये कोई एओपी है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो ना ही ये कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो कहाँ जाएगा, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो था, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। दूसरा, एक्स एंड वाई लीगल हियर से ऑफ जेड, जेड मतलब उसका पापा है, एक्स एंड वाई उसका बेटा है। नाउ उसका डेथ हो गया, उस पापा का उसका, तो एक्स एंड वाई उसका बिजनेस को कंटिन्यू किया विदाउट एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप, बट पार्टनरशिप डीड में नहीं किया, जस्ट ऐसे ही। सपोज एक आदमी था मिस्टर एक्स, उसका डेथ हो गया, उसका जो 2 सन्स था वो लोग क्या किया, बिजनेस स्टार्ट कर रहा। तो जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा, उसको छोटा कर दो, ए वाला को टॉप में चले जाएगा ना, ठीक है। ये जो बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ पे, कोई रजिस्टर नहीं किया कहीं पे, जस्ट ऐसे ही चल रहा है, कोई रजिस्टर नहीं है, तो उसको हम लोग क्या, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अभी हम बताएंगे कि सब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता क्या है, देखो नेक्स्ट पेज में। अब क्वेश्चन आना चाहिए था तुम लोगों के पास, सर व्हाट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब अगर कुछ जन मिलकर, इसको समझे, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बीओआई, पहले ये समझ लेते फिर वहां पे जाते। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, नाम में समझ में आ रहा है, कुछ पर्सन 3-4 जन मिल के एसोसिएट हुआ, ठीक है। दे मे कंसिस्ट ऑफ नॉन इंडिविजुअल एसोसिएशन, मतलब वहां पे इंडिविजुअल भी रह सकता है, जैसे कि हम तुम वो, या फिर कोई फर्म भी घुस सकता है उसमें, नॉन इंडिविजुअल भी उसमें घुस सकता है। देखो इट मे कंसिस्ट ऑफ नॉन इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बट बीओआई में ओनली इंडिविजुअल रहेगा। बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, हम तुम ये वो, हम लोग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स रहेगा, ठीक है। तो में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस, एओपी में इंडिविजुअल भी रह सकता है, नॉन इंडिविजुअल इस कंपनी फर्म एलएलपी कुछ भी रह सकता है, बट बीओआई में ओनली इंडिविजुअल रहेगा, ठीक है। तो इस केस में जो हुआ था, तो कहाँ होना चाहिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, ठीक है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ जाएगा, लोकल अथॉरिटी में आएगा, राइट। एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, उसमें उसका जो बिजनेस करता है उसका मेंबर इंडिविजुअल हम तुम भी हो सकते हैं, या फिर कोई फर्म भी घुस सकता है उसमें, तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो गया एओपी, ठीक है।
इनकम टैक्स ऐसा पढ़ना है कि हम ऐसा पढ़ेंगे, मेरा जब फाइनल में हम उठेंगे हमको दोबारा ये सब चीज पढ़ने का जरूरत ना पड़े। एट दैट टाइम आई विल ओनली फोकस ऑन केस स्टडी, केस लॉ। एंड इनकम टैक्स बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज प्रैक्टिकली फुल यूसेज इसका है, पूरा फुल एप्लीकेशन है इसका। ठीक है, तुम इंटर जिस तरह से हम करा देंगे, अगर तुमको टैक्स कंसल्टेंसी करना है तो मेरा इस नॉलेज के बेसिस यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिसिंग कैसे सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंसी कैसे करना है, कैसे सबको गाइड करना है, इनकम टैक्स में कैसे रिटर्न फाइल करना है, इतना अच्छे से तुम्हारा नॉलेज हो जाएगा। दूसरा सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, ये तो भाई इंडिविजुअली होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक बंदा खुद बिजनेस कर रहा है तो उसका स्टेटस क्या होगा, पर्सन में इंडिविजुअली होगा, उसको हम इंडिविजुअल बोलेंगे, राइट। कोई अगर ज्वाइंट वेंचर कर रहा है वो क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा। ज्वाइंट वेंचर में इंडिविजुअल भी हो सकता है, नॉन इंडिविजुअल भी हो सकता है, राइट, थोड़ी देर पहले बताया, तो इसलिए एओपी होगा। नेक्स्ट, नाउ सर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस क्या है। एओपी तो समझ में आया, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, उसमें पर्संस भी हो सकता है, नॉन इंडिविजुअल भी हो सकता है। बीओआई में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ओनली रहेगा। तो सर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या, जैसे कि बोला क्या, एओपी कैन कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल लाइक फर्म कंपनी, बट आर्टिफिशियल में हमेशा कौन रहेगा, स्टैट्यूटरी बॉडीज, जैसे कि यूनिवर्सिटीज वगैरह हो गया, कॉलेजेस, वो सब। वो आर नॉट कवर इन अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन में कवर नहीं, वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आएगा। जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होता है, जो रेगुलेटरी होता है, जैसा कि यूनिवर्सिटीज हो गया कोई, ठीक है। नाउ तो अभी तक ये सब टर्म समझ आया, व्हाट इज पर्सन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। हम रिटर्न को वेबसाइट को, इनकम टैक्स का वेबसाइट खोलकर हम दिखाएं, ठीक, ओपन करके। नाउ व्हाट इज प्रीवियस ईयर, जिस साल का इनकम हम लोग कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज असेसमेंट ईयर, जिस साल इनकम कैलकुलेट करते हैं। पर्सन का डेफिनेशन 4-7 टाइप का हम लोग देखे यहाँ पे। एओपी में क्या है, इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल दोनों रहेगा, बीओआई में ओनली इंडिविजुअल रहेगा। एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में कौन रहता है, स्टैट्यूटरी बॉडीज रहता है, लाइक यूनिवर्सिटीज वगैरह जो रहता है, लाइक इसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अब इनकम टैक्स में एक वर्ड है एसएससी। देखना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा बोलता है कि यू आर, हम उसको बोलता है कि एसएससी को हम नोटिस भेजें। एसएससी तो इनकम टैक्स का नजर में सर एसएससी है कौन, जैसे कि तुम इंडिविजुअल हो, हम भी इंडिविजुअल है, तो पर्सन का डेफिनेशन में हम भी आते, तुम भी आते हो। यू आर ऑल्सो पर्सन, आई एम ऑल्सो पर्सन, बिकॉज यू आर इंडिविजुअल, आई एम ऑल्सो इंडिविजुअल। बट क्या तुमको एसएससी बोल सकते हैं इनकम टैक्स, या फिर क्या हमको एसएससी बोल सकता है। तो दैट इज सर व्हाट इज एसएससी। एसएससी मतलब इनकम टैक्स का नजर में लगता है कि जो बंदा का टैक्सेबल इनकम मोर देन दैट लिमिट, कितना, 2.5 लाख, 2.5 लाख का जो लिमिट है उससे ज्यादा है, दैट इज तुम्हारे लिए टैक्सेबल इनकम है, एंड तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी बनता है, तो इनकम टैक्स तुमको एसएससी बोलेगा। तुम इनकम टैक्स का रैडर में आ जाओगे काउंटिंग में, कि हाँ ये बंदा का तो इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, तो ये इसको आप एसएससी बोलेगा। अब अगर तुम्हारा अब तुम रिटर्न फाइल नहीं किया, तुम अगर इनकम टैक्स पे नहीं किया, तो तुमको लीगल नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो सब ऑल पर्सन आर नॉट एसएससी, बट ऑल एसएससी आर पर्सन, ठीक है। तो दैट इज वाई एसएससी का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट किस लिए है, व्हाट इज एसएससी। तो अभी फिर से हम रिटर्न का वेबसाइट को दिखाएंगे, एसएससी तुमको मिलेगा वहां पे। एसएससी मींस अ पर्सन, अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये सब मीनिंग अगर नहीं जानेंगे तो सब्जेक्ट स्टार्ट करने कोई फायदा ही नहीं है, बेसिक टर्म का अगर मीनिंग नहीं पता रहेगा। व्हाट इज एसएससी, एसएससी मींस अ पर्सन बाय हुम इनकम टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी। इस तरह से पढ़ना, इनकम टैक्स में एकदम जिस तरह से हम मार्किंग करके करा रहे हैं उसी तरह से घर में पढ़ना है। हम मैट दे देंगे जब तुम लोग कंफर्म कर जाओगे क्लासेस करना है कि नहीं करना है। सो एसएससी मींस अ पर्सन बाय हुम income tax या any other sum of tax is payable under this act। this act मतलब income tax act, ठीक है। it includes every person in respect of whom any proceeding under the act, मतलब जिसके अगेंस्ट में ऑलरेडी केस चला वो तो है ही, ठीक है। it also includes, बस खत्म, इस बाकी पढ़ने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो पेबल है, क्या बोला, जिसको लगता है इनकम टैक्स का हिसाब से कि टैक्स पेबल है भाई, तो तुम एसएससी हो। तुम्हारा इनकम 2.5 लाख से कम है तो ऑल्दो यू आर अ पर्सन बट यू आर नॉट एसएससी। बट तुम्हारा इनकम 5 लाख है, 10 लाख है, तो तुम्हारा इनकम लिमिट से ज्यादा ही है, तो टैक्स लायबिलिटी तुम्हारे लिए बनता है, तो यू विल बी कॉल्ड एसएससी फ्रॉम इनकम टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट। समझ में आया व्हाट इज एसएससी। देखो अगर इनकम टैक्स का वेबसाइट खोलोगे, फिर से यहाँ पे खुला ही हुआ था मेरा, यहाँ पे सपोज इंडिविजुअल में हम गए, होम में जाओ,
बोलो बोलो, कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन यहाँ पे तुम लॉगिन करो। इसमें क्यों नहीं आ रहा? तो यहाँ पे एक मिनट, हमको मैं टीवी में देखूं। स्क्रीन शेयरिंग हटाने पड़ेगा। बैठो ना, क्यों नहीं बैठती मेरे पास? बहाने मत मार, नहीं बैठना तो जा। ठीक है, तुमको इनकम टैक्स का साइट में जाना, सबके पास अगर पैन नंबर है तो सबको यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, ये बता रही पैन नंबर देना है, यहाँ पे कंटिन्यू करना। ठीक है, अभी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा बोल के अपना पैन नंबर यहाँ पे नहीं दे रहे, अदरवाइज हम देके दिखाएंगे बाद में जब क्लास हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अदरवाइज पर्सनल डेटा मेरा शेयर हो जाएगा। ओके चलो, नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आया कि सर एक सिंगल लेटर ऑफ इंक्वायरी आया, किससे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक लेटर दिया तुमको। कौन है तुम? मिस्टर सोमिक, पुणे में रहते हो। इन द लेटर देयर वाज नो स्पेसिफिक मेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। कुछ लिखा हुआ नहीं था, जैसे कि सिंगल इंक्वायरी तुमको कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो नाउ कैन मिस्टर सोमिक बी ट्रीटेड एज एसएससी? क्या तुमको एसएससी बोल सकते हैं इनकम टैक्स का हिसाब से? जैसे एक सिंगल इंक्वायरी कर किया तुमको, क्या इनकम टैक्स के हिसाब से बोल सकते हैं? नो, इंक्वायरी तो कोई किसी को भी कर सकता है। तुम्हारा कोई बैंक में ट्रांजेक्शन किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट हुआ तो इंक्वायरी कर ही सकता है। बट अनटिल एंड अनलेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रूफ करता है कि तुम्हारा इनकम जो है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा था एंड तुम्हारे लिए टैक्स लायबिलिटी बनता था बट तुम पे नहीं किया, देन यू विल बी कॉल्ड एसएससी। अदरवाइज नॉर्मल इंक्वायरी किसी भी कर सकते। तुम्हारा सपोज तुम्हारा माइनर अकाउंट है, या तुम्हारे अकाउंट में कोई ह्यूज ट्रांजेक्शन किया, 2 लाख रुपए कोई लाके डाल दिए, 5 लाख डाल दिए, तो इनकम टैक्स का पास इन्फॉर्मेशन तो आ ही जाएगा, सब कुछ लिंक है पैन नंबर से। तो तुम मेयर एक इंक्वायरी कर ही सकता है कि बताओ तुम्हारा सोर्स ऑफ ये क्या है, ये सोर्स ऑफ फंड क्या, कहाँ से आया ये पैसा। तुमको जस्टिफिकेशन देने पड़ेगा कि सर ये मेरा रिलेटिव को यहाँ पे रखा है टेम्पोररी, फिर उठा लेगा। ठीक है, चलो। तो व्हाट इज प्रीवियस ईयर हम लोग स्टार्ट किए थे, व्हाट इज असेसमेंट ईयर? प्रीवियस ईयर हमेशा कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ एंड 31 मार्च को एंड हो जाएगा। बट अगर कोई बिजनेसमैन फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए जिस दिन स्टार्ट किया था बिजनेस उस दिन से काउंट होगा उसका इनकम, राइट? तो वही चीज यहाँ पे है। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, राइट? जैसे कि मेरा अभी असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है बोलो, 23-24। तो इसका पिछला साल क्या है? फिनेंशियल ईयर 22-23, तो यही मेरा प्रीवियस ईयर है। All the SSE are required to follow financial year, that is 1st April to 31st March as previous year, right? Now, in case of a newly business, हो सकता है हम फर्स्ट टाइम बिजनेस बनाए, सपोज एक सीए फर्म हम सेटअप किए, कब से? सपोज 1 जुलाई से। तो मेरे लिए प्रीवियस ईयर काउंटिंग कब से होगा? 1 जुलाई से, नॉट फ्रॉम 1 अप्रैल। तो मेरा जो इनकम कैलकुलेट होगा मेरा फर्म का 1 जुलाई टू 31 मार्च हो ही सकता है वहां पे, राइट? चलो, असेसमेंट ईयर का मतलब क्या? तो भी 12 महीना का होता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जिस साल हम लोग इनकम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, टैक्स पे करते हैं, वही वाला चीज यहाँ पे कहानी लिखा हुआ है, राइट? चलो, बाकी इनकम का तो हेड्स ही हम बता दी, क्या क्या हेड्स है, क्या क्या हेड्स ऑफ इनकम है बताओ? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम उस पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, बाकी जो भी बचा कुछ कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेस में जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये सब पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज, ये वाला जो कुछ लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है? सेक्शन 4। मेरा क्लास अगर ढंग से कोई अगर कंसंट्रेशन के साथ विथ फुल कंसंट्रेशन सुने हुए तो 99% याद हो जाएगा। घर में जाके बस एक बार पढ़ना है उसी दिन, अदरवाइज फिर से भूल जाओगे। ठीक है, एंड दूसरा चीज क्या है, क्लास के एंड में हम क्विक रिवीजन का जो ऑडियो लेक्चर होता है उसको रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल देते हैं, इससे तुम्हारा घर में रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सर, बेसिक प्रिंसिपल जो हम लोग फॉलो करते हैं इनकम टैक्स में। सबसे पहले इनकम टैक्स क्या है? एक एनुअल टैक्स है, राइट? ऑन इनकम, इनकम के ऊपर एनुअल टैक्स है। तो एक दूसरा क्वेश्चन तुम लोग से बताया, सर इनकम टैक्स को डीटी, एक वर्ड है ना, बोलते सर डीटी पढ़ना है, तो डीटी क्या है? डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? व्हाई इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाई जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स? इसका आंसर कौन बताएगा, बोलो? डायरेक्ट टैक्स में लायबिलिटी पूरा जो सामने वाला जो इनकम कर रहा है उसका है, मतलब तुम्हारा इनकम है, तुम्हारा इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, दैट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बट आईडीटी में क्या, इनडायरेक्ट टैक्स में हम अगर बायर है तो जो सेलर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमसे जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करना।
डायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्टली मेरा टैक्स का बर्डन जो है मेरे ऊपर है, हमको खुद टैक्स पे करने पड़ेगा। अगर हम नहीं पे किया नोटिस हमको आएगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो सेलर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमसे जीएसटी कलेक्ट करके सामने वालों को पे करे। अगर नहीं किया तो लेटर हमको नहीं आएगा, सेलर को आएगा। ठीक है, एनीवे तो दैट इज डीटी, मतलब डायरेक्टली टैक्स लायबिलिटी मेरा ऊपर आ जाता है यहाँ पे। दूसरा चीज के इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्ज इन द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, राइट। जैसा कि प्रीवियस ईयर अगर हम बोलते हैं 22-23, हम लोग कब चार्ज करते, 23-24 में। कौन सा टैक्स रेट, उस टाइम जो टैक्स रेट एप्लीकेबल रहता है। फिनांस एक्ट, अब फिनांस एक्ट के बारे में वो देखेंगे। ठीक है, द टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड बाय एनुअल फिनांस एक्ट। फिनांस एक्ट कब, फिनांस बिल कब होता है, फरवरी मंथ में। रिसेंटली हर महीना हर साल फरवरी मंथ का एंड में 28 फरवरी या फिर 1 मार्च को जो फिनांस मिनिस्ट्री आके बजट पेश करती है ना, उसमें कुछ चेंजेस अगर लाने रहता है उसको, वो चेंजेस लाती है थ्रू फिनांस एक्ट। कोई भी अगर चेंजेस लाना है, सपोज तुम्हारा चाह रहा है कि फिनांस मिनिस्टर चाह रहा है कि इनकम टैक्स का रेट हम लोग कम कर दे फॉर सैलरीड एम्प्लॉयड, तो अगर चेंजेस करना है तो फिनांस एक्ट जो पास किएगा वहां पे कर सकता है चेंजेस, उसमें उसका थ्रू से। जब भी नया फाइनेंस एक्ट आता है, इनकम टैक्स का एक ही प्रॉब्लम है, अगर तुम जिस साल सपोज तुम दिसंबर 23 का तुम एग्जाम ट्यूशन लिया, दिसंबर 23 में तुम्हारा एग्जाम है, अगर तुम पास करके तो वेल एंड गुड। अगर तुम मई में एग्जाम देते हो तो सिलेबस तो सेम रहेगा, बस टैक्स का अगर थोड़ा बहुत अमेंडमेंट आ गया, सपोज नया फाइनेंस, अभी कौन सा फाइनेंस एक्ट चल रहा, ये तुम्हारा ही वाला 22 वाला चल रहा है, अभी 23 वाला, अभी क्या, अभी कौन सा तुम्हारा सिलेबस में फिनांस एक्ट 22 वाला चल रहा है। अब अप टू कब तक, दिसंबर 23 एग्जाम तक। उसके बाद जो मई 24 का जो एग्जाम होगा, मई 24 वहां पे कौन सा आ जाएगा, फिनांस एक्ट। पर ज्यादा अमेंडमेंट नहीं रहता है। प्लीज म्यूट, जिसका भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट करो। इसने कहा था क्या? हाँ बोले, जाओ जाके अपना काम करो। क्या करती है? म्यूट करो जिसका भी अनम्यूट है, तुम्हारे जगह से अदरवाइज आई विल मुस्कुराता रिमूव, हंसी गायब कर सर दो। रिमूव कर दीजिए। वॉल्यूम 5। अदरवाइज आई हैव टू रिमूव। ये देखो कैसे हंसी। राहुल आज को राशि कर दीजिए जरा सावधान रहना। ओके, और डॉक्टर खाना। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, शेयर इसका म्यूट है, उसका म्यूट करने पर यहाँ से म्यूट कर देते हैं। जस्ट मिनट, म्यूट कर देते हैं। इसका तो ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, कहाँ पे आते हैं हम लोग, हाँ फिनांस एक्ट। अभी अच्छे से सुन लो, जो भी नवंबर, अरे यार ये आवाज किसका आ रहा है। This is a classic case of angular malunion of the field. चाचा सर रिमूव कर दीजिए। आवाज तो तुमका अभी तो रिमूव, कुछ आवाज नहीं आ रहा फिलहाल, ठीक है। एनीवे तुम लोग को यहाँ तक कोई डाउट है बताओ, हम धीरे सुनते जा रहे हैं। अभी क्या है ना, अच्छे से सुन लो, तुम लोग को दिसंबर 23 एग्जाम में अगर कोई एग्जाम देगा, उसके लिए फिनांस एक्ट 22 वो एप्लीकेबल होगा, जो ये बुक जो हम करा रहे उस हिसाब से। अभी जब मई 24 का जब एग्जाम में को देगा, तो उसमें जरा से जो फिनांस एक्ट 23 जो अभी लेटेस्ट फेब में जो रिलीज हुआ है, उसका जो अमेंडमेंट थोड़ा बहुत आया है वो कवर हो जाएगा। वो हम एक्स्ट्रा अलग से कवर कर, ज्यादा नहीं है, 3-4 पन्ने का अमेंडमेंट रहता है, जिसमें कुछ अगर थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है वो करा देते हैं, वो हम करा देंगे। दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। इनकम टैक्स का एक ही प्रॉब्लम है, इनकम टैक्स जीएसटी का, अगर तुम एक अटेम्प्ट में पास नहीं किया, नेक्स्ट बार में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट आया तो अमेंडमेंट भी एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेगा। तुम बुक में जहां जहां चेंजेस हुआ होगा वहां वहां काट कर चेंज करने पड़ेगा। बाकी अदर सब्जेक्ट में चेंजेस नहीं जाता, लॉ में कभी कभी, इनकम टैक्स में, जीएसटी में चेंजेस आ जाता है। ओके, तो फिनांस एक्ट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट सर, फिनांस एक्ट का थ्रू से तो सब कुछ चेंजेस लाती गवर्नमेंट जो है, फिनांस मिनिस्टर। बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टॉप में कौन है, फिनांस मिनिस्टर है। अब फिनांस मिनिस्टर का अंदर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट सब कुछ है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस जिसको हम लोग बोलते हैं। नाउ टैक्स इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन एज डिफाइंड अंडर आईटी एक्ट सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, जिस तरह से आता है। नाउ टैक्स इज लेविड ऑन टोटल इनकम ऑफ एवरी एसएससी। एसएससी का मतलब समझ में आया, जो इनकम टैक्स का नजर में लगता है इनकम टैक्स को कि टैक्स लायबिलिटी बनता है तुम्हारा, ठीक है। चलो 5 हेड्स ऑफ इनकम तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इनकम टैक्स में कितना सारा हेड्स ऑफ इनकम है भाई, सैलरीज है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेस है, ठीक है। ये सब बात के बात है।
सोर्स ऑफ इनकम ये सब बाद में। एग्जाम्स डिडक्शंस क्या होता है जब हम करेंगे तब बताएंगे, अभी कर बोल के कोई फायदा नहीं, तुम लोगों को समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। और ये तो हम बता ही दिए थे 5 हेड्स ऑफ इनकम के बारे में। अब जो है फर्स्ट चैप्टर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो था क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को जानना जरूरी था, ठीक है। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड ही स्ट्रांग नहीं है बेसिक, तो कहाँ से होगा फिर, ठीक है। तो फिर से अगर हम क्विक रिविजन कराते हैं, अभी तक हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो था इनकम टैक्स का, वहां पे क्या क्या हम लोग डिस्कस किए सर। व्हाट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, जो पर्टिकुलर पर्सन जिसका टैक्स लायबिलिटी बनता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकम टैक्स कैलकुलेट एसेस करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना। अदरवाइज उसके पास इनकम टैक्स ऑफिसर से नोटिस आ जाएगा, डिमांड नोटिस आ जाएगा, राइट। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो बायर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो सेलर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बायर से जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करना। वहां इनडायरेक्टली हम ही पे करते हैं, बट हमसे इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, दैट इज व्हाई इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। बर्डन मेरे ऊपर नहीं है, बर्डन उसके ऊपर है, पर बर्डन पास ऑन मेरे पास होता है। जब हम जीएसटी का क्लास कराएंगे नेक्स्ट क्लास में तो बताएंगे डिटेल में, ओके। दूसरा चीज क्या था सर, व्हाट इज पर्सन। इनकम टैक्स में पर्सन 7 कैटेगरी का हम लोग बोले थे, क्या क्या। इंडिविजुअल मतलब हम तुम, जो बंदा नॉर्मल बंदा इंडिविजुअल। कंपनी मतलब एज पर कंपनीज एक्ट 13 जो कोई कंपनी है। फर्म जो पार्टनरशिप एक्ट में, एलएलपी। उसके बाद एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एसोसिएशन ऑफ पर्संस में इंडिविजुअल भी आ सकता है, नॉन इंडिविजुअल भी आ सकता है। एंड बीओआई में ओनली बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आएगा। ये लोग कोई रजिस्टर नहीं रहता, कहीं पे रिकॉर्ड नहीं रहता, कोई प्रॉपर डीड नहीं रहता, ठीक है। एंड दूसरा लोकल अथॉरिटी मतलब केएमसी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डीएमसी दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन यूनिवर्सिटी वगैरह, ठीक है। दे आर द पर्सन। तो सर व्हाई पर्सन इज इंपॉर्टेंट। तो सर फर्स्ट चीज है सर, पर्सन को बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ द पर्संस, ठीक है। अलग अलग आपके इनकम टैक्स का रेट है। इंडिविजुअल के लिए स्लैब रेट है, कंपनी के लिए फ्लैट रेट है, फर्म के लिए फ्लैट रेट है, परसेंटेज है। डिडक्शंस भी अलग है, एग्जेम्पशंस भी अलग है सर, इनकम टैक्स का रिटर्न भी फॉर्म भी अलग है, ठीक है। दैट इज व्हाई पर्सन इज इंपॉर्टेंट। दूसरा सब प्रीवियस ईयर क्या था, जिस साल का इनकम कैलकुलेट करना है हमको, एंड असेसमेंट जिस साल वो इनकम को कैलकुलेट करके टैक्स पे करना है, ठीक है। रिटर्न भी हम लोग कौन से ईयर में करते हैं, असेसमेंट ईयर में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एसएससी क्या था सर, जिसका ऊपर फाइनल, जिसका इनकम टैक्स का लायबिलिटी बनता है, जिसका इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से भी ज्यादा है, जिस एज पर इनकम टैक्स एक्ट जिसका टैक्स लायबिलिटी बनता है, दे आर एसएससी फॉर द इनकम टैक्स एक्ट। प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, ये सब डिस्कस कर चुके थे हम लोग। बस अब आए थे हम लोग न्यू चैप्टर्स, दैट इज सैलरी। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ प्लीज। तुम लोग साइलेंट रहोगी तो आई कांट हेल्प। जितना इंटरेक्शन होगा क्लास में उतना तुम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउस प्रॉपर्टी। कौन कौन है इसमें, क्या नाम है तुम्हारा इसका, शिवांशी, तुमको समझ में आ रहा है। हाँ सर। कोई अभी तक कोई डाउट है। सर वो एक लाइन लिखी हुई थी उसमें, वो इलीगल इनकम इज आल्सो टैक्सेबल। हाँ वो तो ऑब्वियसली टैक्सेबल होगा। सपोज हम इलीगली कोई बिजनेस कर रहे हो तो टैक्सेबल हो गई। अगर तुम अगर उसको क्या की मतलब दिखाई नहीं, बट बाद में इनकम रिसीवेबल को पता चला तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, राइट। उसके बाद तो सारा नॉमिनी का, टैक्स एक साथ देंगे, मतलब जैसे बहुत सालों तक वो था तो उसके बारे में हाँ ऑब्वियसली हम लोग टैक्स नहीं तुमसे देंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तब तुमसे पेनाल्टी काटेगा, बोले आप हाइड क्यों की, आप हाइड क्यों की, आपको डिक्लेयर करना चाहिए था इनकम टैक्स। जब रिटर्न तो फाइल कर रही हो तो वहां पे डिक्लेयर करना चाहिए था, तो पेनाल्टी लग जाएगा काफी। नॉमिनी বুঝতে পারছো, ঋষিকা বুঝতে পারছো, रीता कुमारी, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। रीता कुमारी, ये अमन अरोड़ा कौन है। और एस कौन है, एस पता नहीं कौन है। एनीवे चलो लेट्स कंटिन्यू। प्रवीण शायद ज्वाइन नहीं किया क्या, तो ज्वाइन नहीं। ओके नाउ इन विल स्टार्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 5 हेड्स ऑफ इनकम में से सैलरी जो है हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है।
इस फर्स्ट हम लोग करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पहले हम लोग हाउस प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है। उसके बाद IFOS मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस करेंगे, फिर हम लोग करेंगे कैपिटल गेन, नेक्स्ट PGBP, लास्ट में सैलरी। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम होने के बाद फिर हम लोग डिडक्ट्स, बहुत सारा और भी चैप्टर्स है, डिडक्शंस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, चैप्टर 6 का है, क्लबिंग्स है, इनकम टैक्स लैब कैलकुलेशन, फिर तुम लोग रिटर्न जो बता रहे रिटर्न चैप्टर है, असेसमेंट चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर्स है, एंड नहीं है। बहुत सिलेबस एक्चुअली ये 2 अलग अलग पेपर था तुम लोगों का ओल्ड सिलेबस में, इसको मर्ज कर दिया बट सिलेबस जैसे को वैसे 2 पेपर का लोड एक पेपर में कर दिया, ठीक है। तो ना स्टार्ट हाउस प्रॉपर्टी। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्वेश्चन तुम लोग दिमाग में आएगा सर हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे शो कर लो। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन तुम लोग दिमाग में आएगा सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कौन सा इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आ रहा है, कैसे पहचानेंगे, हाउ विल आइडेंटिफाई कि सर कौन सा इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। तो नॉर्मली नेम का नॉर्मली इसका डेफिनेशन नाम रीड करिए, क्या समझ में आ रहा है। हाउस प्रॉपर्टी मतलब कोई भी घर वगैरह है, लेट अगर उसको किसी को भाड़े पे दिए, लेट आउट किए, तो सर वो हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम है तो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सपोज तुम एक रूम भाड़े पे लिया था, यू हैव टेकन रूम ऑन रेंट, घर एक फ्लैट तुम भाड़े पे लिया, ठीक है। तो तुम भाड़े पे लिया, यू आर नॉट दी ओनर, अब तुम वहां पे रहता नहीं है तुम, ठीक है। तुम क्या कि किसी और को उसको लेट आउट कर दिया, तो क्या इससे जो तुम्हारा इनकम आ रहा है, क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा कि कुछ और हेड में टैक्सेबल होगा, बोलो। एक सर डाउट आता है ना सर क्या होगा, तो ये सब डाउट का क्वेश्चन यहाँ पे है। अब दूसरा सिनेरियो है, तुमको हम बता रहे, सपोज तुम ओनर हो, तुम अपना घर किसी को लेट आउट करके दियो, तो क्या उसका इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, आएगा। तो यहाँ पे दैट इज कुछ तो होगा पैरामीटर्स कि हाउ, दैट इज कॉल्ड ईच एंड एवरी चैप्टर जब हम लोग करेंगे उसमें एक सेक्शन आएगा चार्जेबिलिटी सेक्शन। क्या है चार्जेबिलिटी सेक्शन, मतलब ये हेड्स में कौन सा इनकम चार्ज होगा, ये जो हेड्स है इसमें कौन सा इनकम चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंडीशन बता रहा है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वही इनकम टैक्सेबल होगा अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो सर 3 कंडीशन क्या क्या है। देयर मस्ट बी ए बिल्डिंग, मतलब लैंड बिल्डिंग होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई जमीन तुम दे दिया उसको, जमीन अगर देंगे तो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, लैंड, ठीक है, ठीक है, नॉट लैंड। अगर लैंड होगा तो कहाँ जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा, राइट। कैपिटल गेन तभी आता है जब हम बेचते हैं, बेचा है नहीं बेचा है, भाड़े पे दिया, रेट आउट, ठीक है। बिल्डिंग, बिल्डिंग हो सके या फिर नॉर्मल एक तला भी हो सके या एक रूम भी दे सकते हैं बाहर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। इट कैन बी फ्लैट हो सकता है, कोई गोडाउन हो सकता है, कोई गोडाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लासरूम हो सकता है, कुछ भी, बट लैंड नहीं हुआ, लैंड तो तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चले जाएगा। दूसरा, ये तीनों कंडीशन टुगेदर कम फुलफिल करना चाहिए, ओके। फर्स्ट कंडीशन इट मस्ट बी लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब कोई फ्लैट है, गोडाउन है, कुछ भी, खाली घर है चलेगा बट जमीन नहीं होना चाहिए, खाली जमीन। एंड द एसईसी मस्ट बी द ओनर, सर ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि फर्स्ट सिनेरियो में तुमको बोला था तुम भाड़े पे लेकर किसी और को दिया, तो यू आर नॉट द ओनर, तो तुम्हारा ये इनकम टैक्स में तो आएगा बट इस हेड में नहीं आया, किसी और हेड में, अदर सोर्स में तुम्हारा लिया आएगा, बिकॉज तुम ओनर नहीं थे। बट सेकेंड वाला केस में यू आर दी ओनर, तुम फ्लैट दिया, ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आएगा, ठीक है। तो अब क्या है, इनकम का क्लासिफिकेशन भी तो सही से करेगा, अदरवाइज फिर नोटिस आ जाएगा तुम्हारे पास रॉन्ग हेड में तुम एक ही है, तो गलत हेड में भी तुम नहीं दिखा सकता, कुछ भी इनकम कोई भी हेड में दिखा देगा ऐसा नहीं चलेगा, प्रॉपर हेड है, प्रॉपर हेड में दिखाने पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, एसईसी मस्ट नॉट यूज द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन हिम। अब ऐसा नहीं कि तुम्हारा खुद का घर है, सपोज मेरा खुद का पर्सनल रूम है, हम इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे, हम दिखा रहे कि एज इफ कि हम इसको बिजनेस में दिखा रहे कि ये रेंट पे कर रहा है शेख शाहिद अनवर को, तो मेरा इनकम है ये तो तुम अपने ही बिजनेस के लिए यूज कर रहे, इसको ये तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आएगा ही नहीं, ठीक है, ये तुम्हारा बिजनेस इनकम में चले जाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो 3 कंडीशंस क्या क्या है बताओ, रिपीट। एक तो सर देयर मस्ट बी लैंड बिल्डिंग, नॉट लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग होना चाहिए, लैंड होगा तो अदर सोर्स में चले जाएगा। बिल्डिंग मतलब नॉर्मल बिल्डिंग या फिर एक रूम भी हो सकता है सर, फ्लैट हो, गोडाउन हो, कुछ भी, ठीक है। दूसरा, जो एसएससी है जिसका इनकम टैक्स कैलकुलेट करे वो ओनर होना चाहिए, ही और शी मस्ट बी दी ओनर, ओनर होना चाहिए। अरे एसएससी क्या खाली इंडिविजुअल होगा, नो, कंपनी भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, राइट। दूसरा, एसएससी जो है अपना बिजनेस पर्पस के लिए इस प्रॉपर्टी को लेट आउट नहीं किया होगा, हम अपने ही प्रॉपर्टी को लेट आउट दिखा रहे हैं, हम अपना ही बिजनेस में कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा,
ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल करेगा देन ओनली ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, अदरवाइज जो अलग अलग हेड जो है अलग हेड में आएगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन सिनेरियो है, तो इसका आंसर देगी নবনীতা চৌধুরী। ঠিক है, তুমি এর আনসারটা দেবে। এটা কি হবে বলো? শ্রী গণেশ हैज लेट आउट हिज वैकेंट लैंड। गणेश जो है उसका जमीन को लेट आउट किया है, लेट आउट मतलब भाड़ा पे दिया है, लेट आउट किया है। ठीक है, किसको दिया भाई? टू श्री कार्तिक, 15,000 रुपया पर मंथ। ओके, दूसरा ही हैज ऑल्सो लेट आउट हिज प्लांट एंड मशीनरी, उसके पास कुछ मशीन है, मशीन भी भाड़ा पे दिया है, फर्नीचर भी है, उसको भी भाड़ा पे दिया 20,000 पे। अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट, दो क्वेश्चन होता है सर, जो लैंड भाड़ा पे दिया है उसका इनकम क्या हाउस प्रॉपर्टी में आएगा या नहीं आएगा? बताओ नवनीता या फिर ऋषिका, जो भी है ऑनलाइन, नो सर, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा तो नहीं किसमें आएगा। जाएगा? तो कहाँ जाना चाहिए? अदर सोर्सेज। करेक्ट, अदर सोर्स। बिकॉज इसका रीजन क्या आएगा? इसका रीजन क्या होगा वो सर? बिकॉज इट इज नॉट अ only- बिल्डिंग, इट इज नॉट अ हाँ। बिल्डिंग, ये लैंड है, तो नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये IFOS में जाएगा। IFOS मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सर, तुम लोग कोई भी बताओ ऑनलाइन में से, अनम्यूट करके बताना, कि हम प्लांट एंड मशीनरी एंड कुछ फर्नीचर था ये भी किसी को भाड़ा पे दिए, तो उससे जो मेरा इनकम आया ये कहाँ इनकम, या क्या ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आएगा? यस या नो बताओ। बिकॉज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज ये तो सर बिल्डिंग ही नहीं है, ये तो मशीनरीज है, फर्नीचर है, ये अदर सोर्स में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। ये अदर सोर्स में जा सकता है, या फिर यही चीज का ही अगर मेरा बिजनेस है तो बिजनेस में जाएगा, बट अदर सोर्स में नहीं आएगा, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। अगर हम बिजनेस नहीं करते, अगर हम सैलरीड एम्प्लॉयड है, तो ये चीज मेरा कहाँ जाएगा? अदर सोर्स में जाएगा। या फिर अगर हम इसी चीज का बिजनेस करते हैं तो मेरा ये बिजनेस इनकम में जाएगा, बट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। करेक्ट, देखो यहाँ पे तुम्हें लॉजिक बताने पड़ेगा। क्या ये जो है हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो ये IFOS में जाएगा, या फिर अगर इसी चीज का बिजनेस करे तो PGBP में जाएगा। मेरा बिजनेस ही है हायरिंग, मेरा बिजनेस ही है कि मशीनरी को भाड़ा पे देना, कार हायर चार्जेस, मशीन हायर चार्जेस, फर्नीचर हायर चार्जेस भाड़ा पे देना। ठीक है, तो उस केस में मेरा बिजनेस इनकम में जाएगा। मेरा काम ही है शादी बारी में तुम्हारा जो कैटरिंग होता है, चेयर टेबल वगैरह जो पूरा स्ट्रक्चर होता है भाड़ा पे देना, तो बिजनेस प्रोफेशन में मेरा आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? श्री राम ओन्स, सॉरी बैक करो, श्री राम जो है ओनर है किस चीज का? एक बिल्डिंग का। कहाँ पे? कोलकाता में। दिस हैज बीन लेट आउट हिम, दिस हैज बीन लेट आउट हिम टू श्री भरत फॉर ₹25,000। अब श्री राम क्या किया? जो दूसरा किसी को लेट आउट किया 25,000 में। तो बताओ श्री राम का ये जो बिल्डिंग भाड़ा दे के जो इनकम आ रहा है किस में आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर आएगा तो रीजन क्या है? तो सर सबसे पहला चीज, श्री राम एक ओनर है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुआ। दूसरा चीज ये बिल्डिंग है, उसका ही बिल्डिंग है। तीसरा चीज ये अपना बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा है, तो ठीक है लेट आउट किया है, दूसरा किसी को लेट आउट किया, तो ये सर आएगा। तो यहाँ पे दे दोगी सर, आएगा ये हाउस प्रॉपर्टी। तीनों कंडीशन मजी फुलफिल, राइट, हो रहा है फुलफिल। नेक्स्ट, अब श्री भरत क्या किया? ऑल्सो, अब श्री भरत कौन था? ओनर नहीं था, वो भाड़ाटिया था, जिसको टेनेंट था। वो क्या किया? इसी प्रॉपर्टी को किसी और को भाड़ा पे दे दिया। तो अब श्री भरत के लिए वो तो इनकम है, ये इनकम कहाँ पे जाएगा? अदर सोर्स में जाएगा। बिकॉज इसका रीजन क्या है? तीन कंडीशन में तो एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, कौन सा? ओनर नहीं है ये। बाकी दो कंडीशन फुलफिल हो रहा, क्या कि बिल्डिंग है, ठीक है, अपना बिजनेस के लिए नहीं कर रहा, ठीक है, बट एक कंडीशन फुलफिल नहीं, कौन सा? ओनर। ओनर तो है नहीं है, तभी कहाँ जाएगा? अदर सोर्स में जाएगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये जाएगा, बिकॉज ये ओनर ही नहीं है ये। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट, आप कुबेर, कुबेर से समझ में आ रहा है? कुबेर का धन। तो कुबेर क्या क्या लेट आउट की प्रॉपर्टी टू वेरियस बैंक, बैंक को, इंश्योरेंस कंपनीज को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, किस लिए? टू इम्प्रूव इट्स बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर। सपोज हम यहाँ पे एक बिजनेस ओपन किए, एक सपोज हम एक स्टील फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप किए, तो हम चाह रहे कि मेरा अगल बगल एरिया में भी पूरा बिजनेस डेवलपमेंट हो। ठीक है, दैट इज वाई मेरा पास जो जमीन था या फिर कोई प्रॉपर्टी था खुला, ठीक है, या बिल्डिंग बना के रखे हम, इसको हम बहुत सारा बैंक को, इंश्योरेंस कंपनीज को, गवर्नमेंट एजेंसीज को हम लेट आउट कर रहे हैं। तो ये तो मेरा इनकम तो है, फाइन। तो ये इनकम कौन सा, क्या मेरा हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? तो फर्स्ट कंडीशन क्या था? ओनर है, यस ओनर है। दूसरा कंडीशन क्या? ये बिल्डिंग है, यस बिल्डिंग है। पर तीसरा कंडीशन अपना बिजनेस से रिलेटेड नहीं होना, तुम अपना बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हो, तो ये तुम्हारा यहाँ पे नहीं आएगा, बिजनेस इनकम में जाएगा।
कैपिटल गेन कैसे, कैपिटल ऐसे तुम बेचा ही नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ पे किस में जाएगा, बिजनेस इनकम में जाएगा, तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। ऑल्दो यू आर दी ओनर, ऑल्दो इट इज अ बिल्डिंग, बट थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। कौन सा वाला, ये हम लोग बताए थे ना, the SEC must not use the property for the purpose of business carried on by him। हम बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा बिजनेस इनकम में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में नहीं आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, SBI है। SBI क्या किया, हम लोग यहाँ पे सपोज बहुत सारा बैंक का क्वार्टर्स है, ठीक है। तो SBI अपना ही एम्प्लॉय को लेट आउट किया प्रॉपर्टीज टू इस एम्प्लॉइज, किस लिए, जानबूझ के भाई कि एम्प्लॉय अगर नजदीक में रहेगा तो टाइमली ऑफिस आ पाएगा, एम्प्लॉय का भी इजी होगा, अदरवाइज दूर पे रहेगा तो फिर अपना अपना एम्प्लॉय लोग को फिर आने में दिक्कत हो, टू इंश्योर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो बताओ SBI का तो इनकम है, SBI अपना एम्प्लॉय लोग को रहने के लिए जो क्वार्टर्स दिया है वहां से कुछ पैसा काटता है उस सैलरी से, तो ये तो इनकम है। सपोज आज जो मेरा कंपनी हमको क्वार्टर फैसिलिटी दिया है रहने का, रेसिडेंशियल गेस्ट हाउस जो दिया है रहने का, तो कंपनी तो हमसे चार्जेस लेता है, तो कंपनी के लिए तो अर्निंग है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि क्वेश्चन है कि ये जो कंपनी है, चाहे SBI हो चाहे कोई भी कंपनी जो अपने स्टाफ को क्वार्टर देता है रहने के लिए, रेसिडेंशियल हाउस देता है रहने के लिए, गेस्ट हाउस देता है, तो क्या ये इनकम उस कंपनी का हाउस प्रॉपर्टी में आएगा या बिजनेस इनकम में जाएगा? क्या हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? कंडीशन के ओनर है, यस ओनर है, बिल्डिंग है, यस बिल्डिंग है, बट ये बिजनेस पर्पस, बिजनेस से रिलेटेड हो जा रहा है, दैट इज व्हाई ये तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, PGBP में उसका जाएगा। दैट मीन्स जो SBI का ये इनकम उसका PGBP में दिखाएगा, मेरा कंपनी का ये जो इनकम है कहाँ जाएगा, उसका PGBP में दिखाएगा, उसका हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगा। इनकम तो होगा बट दूसरा हेड में होगा, PGBP नॉट इन हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है, क्लियर? तो जैसे कि अगर इतना सारा देखा डीएस, अगर दुर्गापुर में देखेगा कि जैसे कि DSP इतना सारा क्वार्टर, ए जोन, बी जोन, सी जोन, जो क्वार्टर सबको देके रखे एम्प्लॉय से पैसा काटता है सैलरी से, कंपनी का तो अर्निंग है, तुमको काट के हम पेमेंट कर अर्निंग है, तो ये अर्निंग मेरा कहाँ जा रहा होगा, बिजनेस इनकम में जा रहा होगा, नॉट इन हाउस प्रॉपर्टी। हाउस दैट इज व्हाई ये सेक्शन 3 लाइन का है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका मीनिंग है तुमको समझ नहीं है, रटना कुछ नहीं, इनकम टैक्स जस्ट अंडरस्टैंड करना है, बाकी ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, सपोज यहाँ पे नर्सिंग एक हॉस्पिटल है जो नर्सिंग का ट्रेनिंग देता है, तो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो क्या क्या एक हॉस्टल बनाया फॉर स्टूडेंट्स का बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो बताओ ये जो हॉस्टल से पैसा लेता है या फिर NIT यहाँ पे है, NIT हॉस्टल फैसिलिटी दिया है, पैसा लेता है ना, स्टूडेंट्स की फ्री में देता है, पैसा लेता है, तो ना ये जो हॉस्टल्स के जो फैसिलिटीज जो पैसा ले रहा है, तो ये इनकम क्या है उसका, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा? नो, बिकॉज माना कि सर ओनर है, माना कि सर बिल्डिंग है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज दैट कि सर ये बिजनेस से रिलेटेड हो जा रहा है, ठीक है। चलो क्लियर है। तो हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी इनकम जाएगा सर, 3 कंडीशन मस्ट बी फुलफिल, बिल्डिंग होना चाहिए, ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट, दूसरा ये जो हाउस है हम अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। किसी और को हम दे सकते हैं, वो उसको लेके कुछ भी करे, बट हम अपने ही बिजनेस में यूज कर रहे होंगे तो नहीं हुआ। हम सामने वाले को दे दिया, सामने वाले को उसको कुछ भी करे, बिजनेस करे, कुछ भी करे, रहे वहां पे, ठीक है, तो वो इनकम में आएगा, बट अगर हम अपना बिजनेस के लिए लगाते हैं तो इस हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट, तो देखो इसका मतलब जो ये जो हाउस प्रॉपर्टी है, ये रेसिडेंशियल पर्पस भी हो सकता है या फिर कमर्शियल पर्पस भी हो सकता है ना। हम जो बिल्डिंग को भाड़ा पे देते हैं उसको लेके सामने वाला रह रहा है यहाँ पे, या फिर कमर्शियल बिल्डिंग भाड़ा दे, सब तुम्हारे इसमें ऑफिस बिल्डिंग भी आएगा, वेयर हाउस भी आएगा, सब कुछ इसमें आएगा ना, राइट। फॉरेन कंट्री में मेरा है तो वो भी मेरा हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग को भाड़ा दिए है वो भी आएगा, कोई वेयर हाउसेस गोडाउन को भाड़ा दिए है वो भी आएगा, शोरूम भाड़ा दिए है, शोरूम जो बना है वहां पे हम रेंट में देके रखे उसको, वो भी आएगा, कमर्शियल बिल्डिंग भी आएगा, सब कुछ आएगा हाउस प्रॉपर्टी का हेड में। बट वो 3 कंडीशन, ओनरशिप इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग होना चाहिए, और अपने बिजनेस के लिए नहीं करे, दूसरा वाला लेके उसे कुछ भी करे, ठीक है, बस खत्म। तीसरा चीज यहाँ पे, हाउस प्रॉपर्टी का जो इनकम है वो एक्रूअल बेसिस में होता है, ऐसा नहीं कि तुम हाउस सामने वाला रेंट देगा तब जाके तुम्हारा इनकम में आएगा, इनकम टैक्स पर्पस, नो, एक्रूअल बेसिस अकाउंट्स में होता है, सेम अक्रूवल बेसिस फॉलो करेंगे। रेंट ड्यू हो गया, सामने वाला अगर तुमको नहीं भी दिया तब भी तुम्हारा वो इनकम में आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा? कोई डाउट अभी तक किसी को भी ऑनलाइन? ठीक है।
अब धीरे धीरे हम लोग चैप्टर में घुस जाते हैं। तो सर सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कंप्यूटेशन ऑफ, ये जो हाइड हो गया, ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट कैसे करें, तो ये फॉर्मेट है, रटना कुछ भी नहीं है, करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट को धीरे सुस्ते हम समझाते हैं, यहाँ पे अच्छे से समझना है। सबसे पहले क्या दिख रहा है यहाँ पे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या है ग्रॉस एनुअल वैल्यू? सर ये होता क्या है, अभी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जब भी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करेंगे, अज्यूमिंग के लेट आउट है, हम हमारे पे दिए किसी को, ठीक है, तो उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने पड़ेगा। हाउ टू कैलकुलेट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे माइनस हो जाएगा म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। ठीक है, अगर हम ओनर है तभी ना जाके मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आएगा, तो हम जो टैक्स पे किए हैं, पेड, द वर्ड पेड, ड्यू है तो नहीं होगा, अगर हम जितना म्युनिसिपल टैक्स पे किए वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देन तुम्हारा आएगा नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद एक डिडक्शंस मिल देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बोलते हैं ना डिडक्शंस, मतलब तुम खर्चा को, इनकम खर्चा है, इनकम को कम करता है। जितना ज्यादा मिलेगा फैसिलिटी उतना अच्छा मेरे लिए, मेरे लिए जितना इनकम कम दिखेगा उतना इनकम टैक्स कम लगेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ डिडक्शन देता है, बोलता है क्या, तुम्हारा जो भी ये एनुअल एनएवी कैलकुलेट हुआ, ये जो तुम्हारा एनएवी कैलकुलेट हुआ ना, ये जो एनएवी, ठीक है, ये जो नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट हुआ उसका 30% हम तुमको डिडक्शन दे रहे हैं, मतलब उसका इतना परसेंट तुम माइनस कर दो, तुमको टैक्स देने का जरूरत नहीं, तो उसका 30% माइनस हो जाएगा, फ्लैट एकदम। सेक्शन क्या है, सेक्शन 24 सबसेक्शन ए, सेक्शन 24 सबसेक्शन ए, इसको हम बोलते हैं सेक्शन 24 ब्रैकेट में जो उसको बोलते हैं सब सेक्शन, उसके बाद भी रहेगा तो सब क्लॉज आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन 24 सबसेक्शन ए। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मतलब फिक्स्ड है, अगर एनएवी में कुछ अमाउंट आया तो उसका 30% तुमको डिडक्शन मिल जाए। डिडक्शन मतलब इनकम को कम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, अगर तुम कुछ लोन लेके हाउस प्रॉपर्टी बनाए होगे, यू हैव कंस्ट्रक्टेड दिस बिल्डिंग या फिर यू हैव परचेज दिस फ्लैट बाय टेकिंग हाउसिंग लोन, अगर हम हाउसिंग लोन लेके घर बनाए हैं या फिर घर परचेज किए हैं, उसी घर को हम किसी को लेट आउट कर दे रहे, ठीक है, तो उसमें जो इंटरेस्ट मेरा लग रहा है उसका भी हमको डिडक्शन मिल जाएगा। इसीलिए सबको क्या करता है, अगर इनकम टैक्स बचाना है, बहुत पैसा तुम्हारा अर्निंग्स है, तो तुम एक हाउसिंग लोन लेके घर परचेस करके लेट आउट कर लो, चाहे उससे लेट आउट करो या फिर नॉन लेट आउट करो, सेल्फ ऑक्युपाइड में भी मिलेगा, तुम्हें बताएंगे तुम्हें, इससे तुम्हारा फायदा इनकम टैक्स का बहुत सेविंग्स हो जाता है। ये बिकॉज ये जो है लिमिट नहीं, विदाउट एनी लिमिट, जितना तुम इंटरेस्ट तुम्हारा ड्यू होता है लोन के ऊपर, पूरा इंटरेस्ट का उस साल का डिडक्शन मिल जाएगा। सपोज 2 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर उस पूरा प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दी, या फिर सेल्फ ऑक्युपाइड है, सेल्फ ऑक्युपाइड लिमिट है 2 लाख का, अगर लेट आउट है मेरा, ठीक है, तो पूरा 2 करोड़ का जो भी इंटरेस्ट जो भी हम पे किए। हेलो हेलो, कौन हेलो, कौन है? हाँ बोलिए, कौन? वो मैं शिवाक्षी के फादर हूँ। हाँ बोलिए, शिवाक्षी के फादर हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। कुछ नहीं, वही टेस्ट कर रहा था मैं। आप हेलो, क्लास अटेंड कर रहे हैं क्या मेरा? हाँ अटेंड कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम अच्छा, है तो निकल जाता हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, बस म्यूट रहिए। ठीक है, ओके। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे, अगर सपोज कोई भी अगर हाउसिंग लोन लेकर अगर हम कोई फ्लैट परचेस करते हैं या फिर कुछ बिल्डिंग वगैरह हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वहां पे जो मेरा लोन का इंटरेस्ट लगा उसका पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। एक दो कंसेप्ट होता है, एक होता है सेल्फ ऑक्युपाइड, मतलब हम भाड़ा पे नहीं, हम खुद ही रह रहे हैं वहां पे, तब भी मिलेगा, बट लिमिट 2 लाख है। बट अगर तुम लेट आउट है तो अनलिमिटेड है, अभी हम लोग आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब एक एक स्टेप डिटेल में जानने पड़ेगा, इतना आसान तो है नहीं, ये जस्ट एक स्टेप बताया कि सबसे पहले सब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है, उससे माइनस करेंगे हम लोग म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू आएगा। उससे माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में 2 है, एक 24 सबसेक्शन ए में 30% ऑफ एनएवी, 24 सबसेक्शन बी में इंटरेस्ट ऑन लोन जितना बनता है, अगर ये लेट आउट है तो विदाउट एनी लिमिट। ठीक है, अब आ जाते हैं सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन, एक एक करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 सिनेरियो आ सकते हैं, बिकॉज लेट आउट हम कौन सा प्रॉपर्टी का कर रहे हैं अभी, लेट आउट। ठीक है,
तो अगर हम लेट आउट प्रॉपर्टी करें तो 4 सिनेरियो मेरे पास आ सकता है। 3 लेट आउट में 3 है, ये लेट आउट में 3 है, और एक आएगा तुम्हारा सिनेरियो सेल्फ ऑक्युपाइड का, राइट। तो लेट आउट में 3 सिनेरियो आएगा। फर्स्ट सिनेरियो क्या आएगा सर, प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। मतलब सपोज अज्यूम करो तुम्हारा पास एक फ्लैट था, एक बिल्डिंग था, तुम किसी को भाड़ा पे दिए हो, तो पूरा ड्यूरिंग द होल ईयर तुम उसको भाड़ा पे देके रखो 12 महीना। तो किस तरह से तुम कैलकुलेट करोगे, सिनेरियो नंबर 1। दूसरा सिनेरियो हो सकता है पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट। मतलब 12 महीने में से 6 महीना हम लेट आउट किए तो 6 महीना खाली था, कोई रह नहीं रहा। या 12 महीने में से 9 मंथ्स हम भाड़ा पे दिए हैं, लेट आउट किए तो 3 महीना खाली था, फाका था, कोई नहीं रहा, वैकेंट था। तीसरा सिनेरियो भी तो आ सकता है ना, सपोज मेरा पास 2 तल्ला घर है, तो ग्राउंड फ्लोर को हम लेट आउट करके रखे हैं एंड फर्स्ट फ्लोर में हम खुद रहते हैं। या फिर 2 रूम है, एक रूम में हम खुद रहते हैं, एक रूम को हम भाड़ा पे देके रखे हैं स्टूडेंट लोग को। तो दैट इज कॉल्ड पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। तो लेट आउट में 3 कैटेगरी का सम्स आ सकता है एग्जाम में। एक क्या आएगा, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल भर लेट आउट था। दूसरा पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट, कुछ साल लेट आउट था, कुछ महीना लेट आउट था, तो कुछ महीना वैकेंट था। दूसरा क्या आएगा, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। मतलब एक प्रॉपर्टी है, 2 भाग हो जाएगा उसका, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, एक रूम 2 रूम ऐसा करके। चौथा सिनेरियो क्या आएगा भाई, अगर सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड है, मतलब हम खुद रहते हैं, तो तुम अगर खुद रहते हो तो उस घर का तो कुछ इनकम नहीं आएगा, बट तुमको बेनिफिट 2 चीज का मिलेगा। क्या, इंटरेस्ट डिडक्शन तो नहीं है, एनएफी तो नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का 2 लाख रुपया का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर ये हम परचेस किए तो, अगर रिपेयर मेंटेनेंस किए तो 30,000 रुपया का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए बहुत कोई सेल्फ ऑक्युपाइड घर में अगर बैंक का लोन लेके कोई घर बनाया है, सबको इसीलिए घर जो बनाता है बैंक से लोन लेके करते हैं, इससे इनकम टैक्स तो बचता है मेरा। 2 लाख रुपए का 30% मतलब कितना, 60,000 बच गया तुम्हारा। अगर तुम 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो 10 लाख ऊपर 12 लाख ऊपर 30% टैक्स ब्रैकेट, तो इन दैट केस इतना बच जाएगा मेरा, राइट। तो हम लोग धीरे धीरे आ जाते हैं। फर्स्ट सिनेरियो क्या करेंगे हम लोग कि सर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फर्स्ट स्टेप जो था ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन, हम लोग उस पर फोकस करें, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन में फोकस करें, ठीक है। कैटेगरी 1 सिनेरियो क्या है, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। हम ये अज्यूम करें ये जो प्रॉपर्टी है पूरा साल भर लेट आउट था, तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या मैसेज, ओके। तो प्रॉपर्टी व्हिच इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, उसमें क्या होगा, तो सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे, तुमको 2 चीज, कुछ डेटा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसमें भी क्या बोल रहा है कि जो डेटा दिया हुआ रहेगा वो तो हम आ रहे बाद में। तो बोला जीएबी क्या होता है सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब हायर ऑफ द फॉलोइंग। क्या, एक्सपेक्टेड रेंट, कलर चेंज कर लेते हैं ना, ये कलर बोला एक्सपेक्टेड रेंट, या फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, व्हिचएवर इज हायर। अब क्या होता है, ऐसा भी तो हो सकता है, सपोज तुम किसी को लेट आउट किए हो, ठीक है, घर। अब एक्चुअली तुम इनकम टैक्स कम दिखाने के लिए सामने वाले के साथ जो एग्रीमेंट तुम की हो, एक्चुअली घर का रेंट था 10,000, अगर प्रॉपरली देखा जाए, तुम उसको 5,000 में एग्रीमेंट किए हो, तो तुम इनकम कितना दिखा रहे हो, 5,000 इंटू 12 60,000। पर एक्चुअली में अगर देखा जाए, इनकम डिपार्टमेंट देख रहा है यार इस एरिया का तो रेंट 10,000 से नीचे तो होता ही नहीं है। तो माना कि तुम अपना रेंट दिखा रहे हो, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब तुम्हारे स्क्रूटनी करेगा वो एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मली जब कोई रिटर्न कैलकुलेट करता है तो सब एक्चुअल रेंट ही मानता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पर अगर इनकम टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर सम्स जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो वहां पे तुमको देखना है एक्सपेक्टेड रेंट क्या होना चाहिए था एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल कितना होता है, व्हिचएवर इज हायर, व्हिचएवर इज हायर। तो सर क्वेश्चन है सर व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट तो समझ में आया जितना रेंट मिला या फिर जितना ड्यू है, तो सर बट एक्सपेक्टेड रेंट क्या है। तो एक्सपेक्टेड रेंट के लिए ये समझना जरूरी है, ये है आपका एक्सपेक्टेड रेंट हायर ऑफ द फॉलोइंग। क्या है, ग्रॉस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ये है। दूसरा फेयर रेंट, फेयर रेंट मतलब इसका एज पर रेंट का, एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, इसका फेयर रेंट इतना होना चाहिए। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नॉर्मली ऐसा कोई कैलकुलेट करता नहीं है, अगर तुम्हारा केस स्कूटी में जाएगा तभी ये सब आएगा सिनेरियो, बट एग्जाम में तो ये सब करना ही पड़ेगा, डेटा दिया रहेगा। तीसरा क्या है, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट मतलब एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट इस एरिया का रेंट इतना होना चाहिए। तो 3 डेटा तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो इन तीनों में से जो भी क्या रहेगा हायर होगा, ठीक है।
एक्सपेक्टेड रेंट इज कंप्यूटेड एट द हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से, ये जो दो है, ये 1 ये 2, इन दोनों में से हायर लेंगे। अच्छे से समझो, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करें, GAV, हम कैलकुलेट क्या करें, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से भी सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करें, एक्सपेक्टेड रेंट। तो सर एक्सपेक्टेड रेंट में 3 चीज आएगा, एक ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेट में कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, इन दोनों में से कौन सा हायर है। तो हम ले लेंगे यहाँ पे जो भी हायर है, पहले चूज करो इसको, ये तुम्हारा आउटपुट आएगा हायर, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर। ओके, उसके बाद हम कंपेयर करें किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। ये सपोज तुम्हारा 3rd नंबर आया, इसको हम ये 4th के साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। इन दोनों में से व्हिचएवर इज लोअर। तो फर्स्ट 2 जो है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, इसको कंपेयर करें किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ, व्हिचएवर इज लोअर। दैट इज, अगर हम अच्छा से धीरे से उसे समझते हैं ना, ये जो तुम्हारा आंसर आया हायर वाला, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, देखो ना, फिर लास्ट में लोअर हो जा रहा। स्टैंडर्ड रेंट से कम हो सकता है बट ज्यादा नहीं हो सकता। इट कैन बी लेस देन स्टैंडर्ड रेट बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड रेट, राइट। लास्ट में क्या, हायर, इन दोनों में से लोअर लेना है हमको। अगर स्टैंडर्ड रेट ज्यादा है तो उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड रेट अगर ज्यादा है तो ऊपर वाला आएगा, अगर स्टैंडर्ड रेट कम है तो स्टैंडर्ड रेट वाला आएगा, उससे ज्यादा नहीं। दैट इज इन एनी हाउ, ये स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। सिंपली अगर समझेंगे तो क्या करना है, कंपेयर म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करना है फेयर रेंट के साथ, जो भी हायर आ रहा है मार्किंग कर लो, उसको कंपेयर करें किसके साथ, स्टैंडर्ड रेट के साथ, व्हिचएवर इज लोअर। अब जो सेम चीज एग्जांपल के साथ अभी हम करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है सिनेरियो नंबर 1। ऑनलाइन किसी को भी अगर डाउट आ रहा है प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। म्यूट रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आता ना। तुम्हारा क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, हाँ बोलो। ওই লোনের কাজটা যেটা বললেন যে এত লোন নিলে তো ইন্টারেস্ট পেড করতে হবে ওই জায়গাটা। তুমি এখন বলছো, তখন জিজ্ঞেস করলে না কি বলছো। তাহলে আমি হ্যাঁ তোমার আওয়াজটা একটু জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না, একটু জোরে বলো। আমি বলছি ওই লোনের যে বললেন যে আপ টু 2 লাখ অবধি লোন নিতে পারবেন, ওটার ইন্টারেস্টটা মানে ওই কি अप टू বললেন 2 लाख, ওখানটা। अप टू 2 लाख ऑफ द लोन ना, लोन तुम जितना मर्जी लो, लोन का ऊपर जो इंटरेस्ट होता है ना, अगर तुम सेल्फ ऑक्युपाइड में, मतलब तुम अपना घर बनाई, यू हैव कंस्ट्रक्टेड योर ओन हाउस, या फिर तुम अपना फ्लैट परचेस की हाउसिंग लोन लेकर, तो तुमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि तुम्हारा जो लोन का इंटरेस्ट तुम जो बैंक को पे की, ठीक है, उसका 2 लाख तक, मैक्सिमम 2 लाख, तुम 4 लाख भी हो सकते पे की हो, बट 2 लाख तक तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। इससे फायदा क्या हो, तुम्हारा इनकम कम हो जाएगा, इनकम कम हो तो तुम्हारा टैक्स कम लगेगा। बट यही वाला चीज अगर तुम लेट आउट प्रॉपर्टी में हो, मतलब तुम घर बनाकर तुम किसी को भाड़ा पे दे दी, तो वहां पे कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, जितना तुम बैंक का लोन का इंटरेस्ट पे की हो उतना पूरा तुमको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अभी डिटेल में हम लोग जब जाएंगे और डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट फोकस हियर इन एक्सपेक्टेड रेंट, और लोन वाला जो पार्ट में हम आएंगे। एक्सपेक्टेड रेंट, इसमें क्या हुआ था, म्यूनिसिपल वैल्यू 50 रुपया है, फेयर रेंट है 55, इन दोनों में से हायर कौन है, 55 सॉरी, इन दोनों में से हायर कौन है, 55। अब इन 55 को देखो, इन दोनों में से जो हायर है उसको कंपेयर करना किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। इन दोनों में से व्हिचएवर इज लोअर, तो कौन सा 54, तो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा 54, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, फिर से बता रहे, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड इनको कंपेयर करेंगे हम लोग, इनमें से व्हिचएवर इज लोअर, तो लोअर देखा हम 55 फेयर रेंट, ठीक है, ये लोअर आया। अब ये जो लोअर आया इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, इन दोनों में से जो भी कमती होगा, तो कमती कौन है 54, तो 54 ही तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट। दैट इज इन एनी हाउ एक्सपेक्टेड रेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड रेंट, मैक्सिमम अप टू स्टैंडर्ड रेंट, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे क्या कम है 54 ही होगा तब। दूसरा सिनेरियो, म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 60,
फेयर रेंट कितना है 58, तो व्हिचएवर इज लोअर 58, राइट। इन दोनों में से लोअर कौन है 58, सॉरी इन दोनों में से हायर कौन है 60, इन दोनों में से हायर कौन है 60, इन दोनों में से हायर कौन है ये 60। अब इस हायर को कंपेयर करना है किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। तो 60 और स्टैंडर्ड रेंट कितना है 70, व्हिचएवर इज लोअर 60, तो 60 आएगा। स्टैंडर्ड रेट से कम हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, कम है तो कोई दिक्कत नहीं बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कम है तो ठीक है। यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड रेंट इज लेस देन स्टैंडर्ड रेंट, कम है, ठीक है। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज बताना, बार बार हम नहीं पूछेंगे। तीसरा, म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 70, फेयर रेंट कितना 80, तो इन दोनों में से हायर कौन है भाई 80 हायर है, ये हायर है, ठीक है, ये हायर है। इसको कंपेयर करना है किसके साथ, इसको अब कंपेयर करेंगे हम इसके साथ स्टैंडर्ड रेंट के साथ। इन दोनों में से कौन लेंगे लोअर लेंगे, दैट इज ये 50। यहाँ पे ER इक्वल्स टू कितना स्टैंडर्ड रेंट ही हुआ, यहाँ पे लिखे किया एक्सपेक्टेड रेंट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। एकदम सिंपल फंडा है, पहले दो चीज को कंपेयर करना, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट होगा, इसको एंड इसको कंपेयर करना है। इन दोनों में से जो हायर आएगा ले लो, उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट के साथ, इन दोनों में से जो लोअर होगा वही बैठेगा, एकदम सिंपल। कोई डाउट? नवनीता, ऋषिका, रीता कुमारी एंड शिवांशी, समझ में आ रहा है? No, sir, it's good. I can understand. ओके, अब कुछ और एग्जांपल है यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट करने पड़ेगा समझ में आ गया होगा। हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन में से जस्ट एक्सपेक्टेड रेंट के बारे में डिस्कस किए। तो अब एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट में समझ में तो आ गया। तो सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हुआ, एक्सपेक्टेड रेंट या फिर एक्चुअल रेंट, व्हिचएवर इज क्या हायर, एक्सपेक्टेड रेंट या फिर एक्चुअल रेंट, व्हिचएवर इज हायर। अब देखो उसी का एग्जांपल यहाँ पे है, बताओ शिवांशी, बताओ ये वाला कैसे कैलकुलेट करेगा फर्स्ट सिनेरियो, अनम्यूट करो शिवांशी, बताओ ये वाला। यहाँ पे 50 और 52 में कौन सा लेना है, इसमें हम लोग सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करें, ठीक है। तो बताओ एक्सपेक्टेड रेंट जब कैलकुलेट करें, ये ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट है, इनमें से किसको लेना है 52, व्हिचएवर इज हायर, ठीक है। उसके बाद इस 52 किसके साथ कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड रेंट के साथ, व्हिचएवर इज व्हाट लोअर। तो यहाँ पे लोअर कितना है 52 है, तो ये 52 होगा, राइट। कोई डाउट? नहीं। नेक्स्ट, अब तुम्हारा पास क्या एक्सपेक्टेड रेंट तो समझ में आ गया, हमको चाहिए एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट कितना दिया क्वेश्चन में 60, तो 60 आ गया। इन दोनों में से व्हिचएवर इज हायर। अल्टीमेटली ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, व्हिचएवर इज हायर। एंड एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, बार बार इसीलिए बोले सो तुम लोगों को दिमाग में गच जाए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर। उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है। एंड अगेन एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट में से जो हायर है वो रहेगा मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। दूसरा वाला बताओ क्या नाम है उसका, ऋषि का बताओ दूसरे वाला, ये वाला सिनेरियो बताओ। बताओ एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताओ Sir, ऋषि whichever का is बताओ। higher, 57 I will. अरे आप हेडफोन थोड़ा सामने लेके बात करो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा। Sir, 57. कैसे आया 52, 55 एंड 57 में से व्हिचएवर इज हायर, राइट। Yes, उसके sir. बाद इस 57 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, Sir, actual rent. स्टैंडर्ड रेंट, Stand- नॉट एक्चुअल रेंट, Standard rent. Sorry, sir. ठीक है। इन दोनों में से क्या लेना, लोअर ना हायर, Lower. लोअर। तो क्या होगा 57
4, तो 54, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, एक्चुअल रेंट चाहिए, एक्चुअल रेंट तो 56 है, तो एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर ना लोअर, हायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ नवनीता, 60 वाला बताओ, बताओ एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट करोगी बताओ। Sir, the rent which is lower than the अरे यार आई एम fair, नॉट आस्किंग थ्योरी, आई एम आस्किंग दिस सम्स। so expected rent will be 50 हाउ इट इज 50, lower. हाउ इट इज कमिंग 50, हाउ 50 इज कमिंग बताओ। So fair कैसे बोले इसको, fair rent जो है वो 68 है, the fair rent is 68 and the ये ऐसा बताओ ना कि सर म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में से व्हिचएवर इज हायर, हाँ then we'll compare this higher with standard rent whichever is lower, yes. now it is coming 50, इस तरह से बताओ ना। देखो तुमको ऐसा you have to understand in such a manner कि सपोज तुमसे अगर कोई पूछे कि भाई ये कैसे कैलकुलेट हुआ, you can make them understand, ऐसा तुमको समझना है, ठीक है। So, जब sir, तुमको please क्लाइंट repeat पूछेगा, once. ठीक Sir, है। repeat once how you explain. बताओ बताओ बोलो, how to explain Yes. the way I am teaching, you have to explain that way कि सर Uh, municipal value is 60, fair rent is 68, so whichever is higher 68. Now we will compare this higher with standard rent, that is whichever is lower. This is your expected rent. Now we'll compare expected rent with actual rent, whichever is higher. hmm, So now 50 is higher. बस yes. रीता कुमारी, रीता कुमारी अनम्यूट हो जाओ। Yes, sir. ये बताओ कैसे कैलकुलेट हो रहा है एक्सपेक्टेड रेंट, ये जो 65 कैसे आया बताओ। ट्राई करो, गलती हो सकता है, you have to try. Sir, gross municipal value से fair, sir, हाँ। gross municipal value and fair rent से कम है standard rent. हाँ तो स्टैंडर्ड रेंट, तो पहले स्टेप बाय स्टेप चलो कि इन दोनों में सर कंपेयर किया हम, ठीक है। जी ये तुम्हारा हायर आया, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे हम इसके साथ, तो ये लोअर आया, ठीक है। तो 65, अब एक्चुअल रेंट है Yes, 68, sir. तो व्हिचएवर इज हायर, Yes, sir. ठीक है। तुम्हारा घर कहाँ पे है रीता कुमारी, Yes, sir. तुम्हारा घर का सर दुर्गापुर निगाह में, में चांदा निगाह, कहाँ पे दुर्गापुर की 9 बात, से चांदा निगाह, कहाँ पे है ये, निगाह निगाह सर आसनसोल निगाह अच्छा आसनसोल, सर चांदा। हाँ ओके 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 ठीक है। चलो अभी 5 नंबर वाला बताओ, तुम बताओ 5 नंबर वाला, 5th 70 वाला बताओ। तो इनमें से हायर कौन है, ये हायर है। 70 को कंपेयर करेंगे हम 63 के साथ, तो व्हिचएवर इज लोअर 63। ये मेरा एक्चुअल इनकम है 80, तो व्हिचएवर इज हायर, ठीक है। लास्ट वाला देखो, इतना सारा इस तरह से इनकम टैक्स पढ़ते हैं ना हम लोग, सो क्लास में देखो तुम्हें सब याद हो गया होगा, तो ये एक ही चीज बार बार पढ़ना है। नेक्स्ट बताओ 6 नंबर, 80 और 70 में कौन सा लेना है हमको, हायर 80, उसको 80 को कंपेयर करना 95 के साथ, व्हिचएवर इज लोअर, तो 80 लोअर होगा, राइट। और एक्चुअल रेंट 68, तो व्हिचएवर इज हायर 80। तो एक्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन समझ में आ गया हम लोगों को, ठीक है। ये कौन सा सिनेरियो है, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर। तो सर एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट करना है, 3 चीज को कंपेयर करेंगे सर, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। फर्स्ट विल कंपेयर म्युनिसिपल वैल्यू विद फेयर रेंट, व्हिचएवर इज हायर, देन विल कंपेयर दैट हायर विद स्टैंडर्ड रेंट, अगर व्हिचएवर इज लोअर, दैट इज इन एनी हाउ योर एक्सपेक्टेड रेंट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, उससे कम हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, शैल आई प्रोसीड, नेक्स्ट में जाते हैं, No, sir. ठीक है। तो क्लास में इंटरेक्शन नहीं करने से तुम लोग को भी समझ नहीं आएगा, तुम लोग जस्ट मेरा क्लास अगर म्यूट करके सुनोगी तो कुछ फायदा नहीं होगा, यू विल नॉट गेट अटेंटिव, अटेंशन तुमको नहीं मिलेगा। तो सीरियस जैसा लाइव क्लास होता है, फिजिकली तुम लोग रहते जिस तरह सीरियस रहना है, घर पे भी वैसे रहना है। ओके नेक्स्ट, अब देखो एक वर्ड ये जो था, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग कवर कर चुके, राइट। ब्लू पेन में लेते हैं,
ये जो है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कैलकुलेशन समझ में आ गया हम लोग को। नेक्स्ट था ये देखो यहाँ पे क्या था, ये फर्स्ट हम लोग किए। नेक्स्ट आता है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर। सर ये क्या होता है, डिडक्शन से मिलेगा तो क्या मिलेगा उसके बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो पूरा हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिए, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, म्युनिसिपल टैक्स पेड। अगर ऐसा हुआ तुमको, अगर हम बताया कि सपोज तुम्हारा म्युनिसिपल टैक्स पे किया तुम 5,000 एंड अभी तक ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है 10,000, तो तुमको डिडक्शन कितना मिलेगा, 5,000 का कि 10,000 का कि 15,000 का? एग्जैक्टली जितना पेमेंट किया, यहाँ पे पेमेंट बेसिस में, अगर तुम पेमेंट नहीं किया तो नहीं मिलेगा, जितना पेमेंट किया उतना मिलेगा। लास्ट ईयर का ड्यू था वो भी इसी साल पेमेंट किया तब भी मिलेगा। यहाँ पे पेमेंट बेसिस, यहाँ पे अक्रूवल बेसिस फॉलो नहीं होता है, एक्चुअल पेमेंट बेसिस, पेमेंट जितना करेंगे उतना मिलेगा। दूसरा चीज, पेमेंट कौन करना चाहिए, बाय दी ओनर, ओनर पेमेंट किया होगा, कोई और नहीं। इररेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, मतलब ईयर चाहे कोई भी, सपोज लास्ट ईयर का ड्यू था, इस साल पेमेंट किया तो इसी साल डिडक्शन मिलेगा। आज से 5 साल पहले का ड्यू था तो इस साल पेमेंट किया तो इस साल डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। नो डिडक्शन फॉर अनपेड म्युनिसिपल टैक्स, अगर कोई म्युनिसिपल टैक्स अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, नो डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी। अब सपोज लास्ट 2 साल से तुम म्युनिसिपल टैक्स पे नहीं किया तो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनाल्टी लगेगा। तो इंटरेस्ट और पेनाल्टी तुम पेमेंट तो किया बट उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका बेनिफिट तब तो सबको बेनिफिट ले लेगा ना। तो इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी, तो इनकम टैक्स का हर चीज का पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। बोलते तुम म्युनिसिपल टैक्स टाइमली पे करो तो डिडक्शन मिल जाएगा, नहीं पे करेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर डिले करोगे तो जो इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी उसका बेनिफिट हम तुमको नहीं देंगे। तुम अगर बिजनेस कर रहे हो ऐसे एक्सपेंडिचर दिखाओ, बट हाउस प्रॉपर्टी के इनकम कैलकुलेशन में उसको खर्चा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये सब चीज यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ देखो, इट इज अ पेमेंट बेसिस है, पेमेंट करेगा तब मिलेगा, ठीक है। अनपेड म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, राइट। और म्युनिसिपल टैक्स मतलब ऑल टैक्सेस लेविड बाय लोकल अथॉरिटी, जैसे कि यहाँ पे दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑल टैक्सेस। इसमें अगर वाटर टैक्सेस भी है तो वो भी ऐड हो जाएगा। हाउएवर याद रहे एक कौन है, लोकल अथॉरिटी का बात किया है। अगर तुमको स्टेट गवर्नमेंट कुछ टैक्स ले रहा है, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? नो। यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स लेविड बाय दी लोकल अथॉरिटी बोला है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का तुम कुछ भी टैक्सेस पे किया तो वो चीज का यहाँ डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओनली लोकल अथॉरिटी का मिलेगा, ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन मतलब खर्चा से, देखो डिडक्शन मतलब तुमको एक बेनिफिट दे रहा है, खर्चा तुम इनकम से कोई चीज माइनस करने को अलाउ कर रहा है, तो जितना ज्यादा तुमको माइनस करने को अलाउ करेगा तुम्हारे लिए फायदा है ना। इनकम कम होगा तो टैक्स कम बचे, कम पे करने पड़ेगा हमको, राइट। So shortcut, payment basis must be paid by the owner, all taxes, interest, penalty not allowed, right? अच्छा यहाँ पे कुछ एग्जांपल है देखो। शिवांशी इस एग्जांपल को बताओ, होगी नहीं ऑनलाइन, अनम्यूट हो जाओ शिवांशी। हाँ सर मैं ऑनलाइन हूँ। हाँ बताओ, टोटल म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 होता है 10,000, आउट ऑफ विच द एसएससी, एसएससी मतलब समझ में आ रहा है कि जो इसका इनकम कैलकुलेट करे, एसएससी पे किया है कितना, 6,000 पे किया, ₹6,000 पे किया एंड 4,000 इज आउटस्टैंडिंग। तो बताओ इसको डिडक्शन कितना का मिलेगा, 6,000 का कि 4,000 का कि 10,000 का, कितना का? सर 6,000 का, जितना पे 6,000 किया है। बिकॉज जितना पे किया उतना का, जो पे नहीं किया नहीं मिलेगा, जिस साल पे करेगा उस साल मिलेगा, ओके ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट, अब बोला ड्यूरिंग दी करंट प्रीवियस ईयर, सपोज ये 22-23 है, सपोज ये 2022-23 है, अमेंडमेंट था ना पुराना मैटर, सपोज ये 2022-23 है, तो आप 22-23 में पिछला साल सबका भी पेमेंट किया तो सबका मिलेगा डिडक्शन, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर बोला था ना, ठीक है। पेमेंट बेसिस है, डिडक्शन अलाउड इरेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, टोटल डिडक्शन 30,000 पूरा मिल जाएगा, 35,000, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब क्या है, छोटा छोटा जो कंसेप्ट बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन में डाल देगा वहां पे, बिग बड़ा सम से हम लोग करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सिनेरियो क्या बोल रहा है, म्युनिसिपल टैक्सेस पे की है 30,000, आउटस्टैंडिंग है 20,000, तो कितना का डिडक्शन मिलेगा भाई ना, 30,000 का डिडक्शन मिलेगा पेमेंट बेसिस, ओके। आउटस्टैंडिंग का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओके, इसका नो डिडक्शन, शॉर्टकट लिख रहे डिडक्शन, नो डिडक्शन, ठीक है। दूसरा, वाटर टैक्सेस पेड टू केएमसी, केएमसी क्या है, लोकल अथॉरिटी है, तो एनी काइंड ऑफ टैक्सेस लेविड बाय के लोकल अथॉरिटी अलाउ है, तो ये भी तुमको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है।
अब क्या है, सीवरेज टैक्सेस टू गवर्नमेंट को पे किया, तो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पे करे, नॉट लोकल अथॉरिटी, क्या इसका डिडक्शन मिलेगा? नो, बिकॉज ये तुम्हारा लोकल अथॉरिटी नहीं चार्ज किया, कोई और है, तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तीसरा CSC, बात सपोज तुम्हारा यहाँ पे क्या DPL है या फिर DVC, ये पावर कंपनी है, तुमसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ले रहा है, क्या तुम इसको डिडक्शन मिलेगा? नो, बिकॉज ये दिस इज नॉट अ मिनिस्टर, टैक्सेस लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी, एनी टैक्सेस लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी होना चाहिए। CSC तो नॉर्मली कंपनी बिजनेस वाले बैठे, वो तो नहीं होगा ना लोकल, ये तो लोकल अथॉरिटी नहीं है। दूसरा, तुम डिले पेमेंट किया म्युनिसिपल टैक्स का, तो उसके लिए इंटरेस्ट लगा, फाइन लगा, तो उसके इसमें क्या मिलेगा डिडक्शन? नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर मिलने दे देगा तो फायदा क्या हुआ? सबको पता है डिले कर देते हैं हमको, डिडक्शन मिल ही जाएगा, ठीक है, नहीं मिलेगा, एवरीथिंग हैज सम लॉजिक, ठीक है। तो ये दो पार्ट हम लोग का हो गया कि सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू एंड म्युनिसिपल टैक्स की कहानी, दैट इज NAV कैलकुलेशन हम लोग समझ गए, सिनेरियो थ्रू लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। तो हाउ टू कैलकुलेट NAV? तो सर सबसे पहले कैलकुलेट करने पड़ेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सर उसके लिए हमको दो चीज को कंपेयर करना है। क्या दो चीज बताओ? ऑनलाइन बताओ, क्या दो चीज कंपेयर करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए? सर एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। सर एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आएगा? उसके लिए तीन चीज को कंपेयर करना है, किसको? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। तो सर म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में से व्हिचएवर इज हायर, उसको कंपेयर करो किसके साथ? स्टैंडर्ड रेंट के साथ, व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है। अब सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर, राइट। अब म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर होना चाहिए, जितना पे किया उतना ही मिलेगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट पेनाल्टी का नहीं मिलता, एंड इट मस्ट बी लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी, राइट। तब आ जाएगा तुम्हारा NAV, नेट एनुअल वैल्यू, राइट। अब ये दो चीज का डिडक्शन मिलेगा 24 में, क्या? 30% ऑफ NAV। दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन विदाउट एनी लिमिट, अगर लेट आउट है तो कोई लिमिट नहीं है, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो लिमिट है। तुम लोग कैसे, बाइक में है, ऑटो में है? बाइक में है, बाइक में है ना, बाइक कहाँ नीचे पार्क किया? छोड़ के गया, ठीक। तो तुम एक काम करना, बुला लो, 10-5 मिनट छोड़ देंगे, खुद ही चले फिर चले जाओगे, तो टोटो मोटो मिल जाते हैं यार, क्रांति का पैदल चले जाना, वहीं से बगल में, पैदल हाँ पैदल ही चले जाना, ठीक। ये आ गया। अब यहाँ देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में करते हैं हम लोग, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 जो वहां पे बताया हम लोग। देखो एक चीज सोचो, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम जब कैलकुलेट करते, एक घर अगर हम किसी को भाड़ा पे दिए हैं, तो उस घर का मेंटेनेंस में तो काफी खर्चा होता होगा मेरा, रिपेयर मेंटेनेंस रहता है, रंग करने पड़ता है, रिपेयर मेंटेनेंस, थोड़ा बहुत सारा काम रहता है। अब तुम बोलोगे सर वो सब इंश्योरेंस भी कराने पड़ता है, तुम बोलोगे सर हम रिपेयर कराए हैं, मेंटेनेंस का खर्चा है, डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस है, तो मेरा साल भर का इतना खर्चा आ रहा है, तो इतना का डिडक्शन तुमको मिलेगा? नो, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको फ्लैट 30% डिडक्शन तो दे ही रहा है, इसलिए अलग से कोई भी खर्चा का एक्सेप्ट म्युनिसिपल टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई चीज का तुमको एक पैसा भी बेनिफिट डिडक्शन नहीं देगा, बिकॉज तुमको 30% ऑफ NAV तो डिडक्शन दे रहा है, उसमें सब कुछ आ जाना चाहिए, बोले एक्स्ट्रा हम अलग से कुछ नहीं देंगे। सिंस आई एम अलाउिंग यू 30% ऑफ द NAV एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन A, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन, मिलेगा ही, तुम्हारा एक्चुअल खर्चा हो या ना हो। That is why we will not allow any actual expenditure on account of repair, maintenance, depreciation, insurance. ठीक है? So since standard deduction is being provided, so no deduction shall be provided in respect of any actual expenses like repairs, insurance premium, depreciation, any other expenses. क्यों? Because already तुमको 30% of NAV दे रहा deductions 24 subsection A में, ठीक है? दूसरा चीज, अगर तुम सपोज कैलकुलेट किया, तो इनकम कैलकुलेट किया, ठीक है, NAV नेगेटिव होता है, जैसा कि सेल्फ ऑक्युपाइड केस में NAV नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे नो स्टैंडर्ड डिडक्शन शैल बी अलाउड, NAV मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बोला था NAV है 10 लाख, तो बताओ स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिला? 10 लाख का 30%, दैट इज 3 लाख। अब तुम बोलोगे ये सब का मिलेगा? नो, ये सब का नहीं मिलेगा, विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा, 30% तो दे रहा है, बस उतना में खुश रहोगे, अलग से कुछ नहीं मिलेगा तुम, ठीक है। सो 24 सबसेक्शन A का कहानी क्या है भाई? 30% ऑफ NAV तुमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, दैट इज व्हाई विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा डिडक्शन, ठीक है। 30% जो NAV का होता है उसका तो मिलेगा ही, ठीक है। अब दूसरा क्या था सर? बोरोड कैपिटल, मतलब लोन लिए थे ना, जो तुम बोल रही थी ना ऋषिका है लाइन पे कि नहीं है?
तुम ये बोल ना कि सर लोन, अब देखो लोन का कहानी यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोन लेके घर परचेस किए थे, मतलब फ्लैट परचेस किया या फिर घर बनाए, तो उसका दो अब यूज हो सकता है हम इस घर को लेट आउट किए, किसी और को भाड़ा पे दे दिए, या फिर ये भी हो सकता है कि हम खुद वहां पे रहते हैं, ठीक है। दैट इज, एक होता है सेल्फ ऑक्युपाइड, दूसरा होता है लेट आउट। हाउस प्रॉपर्टी दो कैटेगरी का हो सकता है, एक लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा सेल्फ ऑक्युपाइड, हम खुद वहां पे रहते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि सर वहां पे लोन का डिडक्शन कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले चीज, लोन का डिडक्शन किससे मिलेगा, एक्रूअल बेसिस। मतलब अगर हम बैंक में लोन का पेमेंट नहीं किए, तब भी हम लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट, अगर प्रिंसिपल का नहीं, ओनली इंटरेस्ट का पेमेंट अगर नहीं किया, तब भी हमको डिडक्शन मिल जाएगा, बट दैट इज एक्रूअल बेसिस। एक साल का जितना होता है इंटरेस्ट उतना मिल जाएगा हमको, ठीक है। दूसरा, ओनली इफ इट इज यूटिलाइज फॉर द परचेस, कंस्ट्रक्शन या फिर रिपेयर या रिन्यूअल पर्पस। घर बनाने में, खरीदने में, कंस्ट्रक्शन करने में, रिपेयर करने में, रिन्यूअल के लिए किए होंगे तो, ठीक है। क्या बोल रहा, अगर सपोज अगर लेट आउट है तो विदाउट एनी लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, जितना तुमको बैंक में लोन तुम लिया था उसका जितना भी इंटरेस्ट होता है पूरा मिल जाएगा। ये जो लिमिट है 2 लाख का, ये ओनली फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें कोई लिमिट ही नहीं, जितना तुमको एक्चुअल इंटरेस्ट बनता है पूरा मिल जाएगा ना। इफ हाउस वन इज मॉर्टगेज, सपोज तेरा पास एक घर था हाउस वन, तुम उसको मॉर्टगेज मतलब बैंक में बंधक दे देना, हाइपोथिकेट कर देना, उसके बदले हम जो लोन लिए उसको हम हाउस टू में यूटिलाइज किए। तो लोन तो हम लिए, लोन के लिए इंटरेस्ट तो पे करने पड़ा होगा हमको, तो ये इंटरेस्ट का डिडक्शन कौन सा घर का इनकम के साथ करें, हाउस वन का कि हाउस टू का। बोल रहा है कि हाउस टू का, जहां पे जिस पर्पज जिसके लिए तुम लोन लिया था हाउस टू का, तो हाउस टू के साथ मिलेगा, ठीक है। हो सकता है हाउस वन तुम्हारा लेट आउट है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, हाउस टू लेट आउट है, तो हाउस टू के लिए मिलेगा, जो बेसिकली जिस घर के लिए तुम लोन लिया था उसी घर के लिए मिलेगा, पर मॉर्गेज तुम किसी को भी रख, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इफ लोन हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, then interest will not be deductible because it is not utilized against purchase this। मतलब ऐसा नहीं कि तुम मतलब लोन लेके कुछ और काम कर रहा है, लोन लिया है तो लोन का यूटिलाइजेशन, ये 4 जो पर्पस बताया गया इसी में होना चाहिए। परचेस किया होगा तुम उस लोन का पैसे से, फ्लैट परचेस किया होगा, प्रॉपर्टी वगैरह, या फिर कंस्ट्रक्शन तुम किया होगा, या फिर रिपेयर या फिर रिन्यूअल, इसको छोड़ के किसी और पर्पस के लिए अगर हम लोन लिए होंगे तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओके, ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शंस। मतलब क्या होता है, सपोज हम लोन लिए थे, लोन का इंटरेस्ट बनता है 10,000 रुपये, अब क्या हुआ, हम डिफॉल्ट हो गए, मतलब हम पे नहीं किए। अगर हम लोग टाइमली लोन पेमेंट नहीं करते, इंटरेस्ट के ऊपर फिर इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट तुमको अलाउ नहीं करेगा। लोन का जो इंटरेस्ट था वो अलाउ करेगा, बट इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो था वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। चौथा, इफ ओरिजिनल लोन इज मींट फॉर सेइंग रिपेयर, ओरिजिनल जो लोन लिए थे रिपेयर के लिए, घर को रिपेयर करना था, लोन लिए थे हम, तो रिपेयर में मिलता है, लेट आउट है तो अनलिमिटेड है। एंड सेकंड लोन जो हम लिए है, जो फर्स्ट लोन को रिपेयर करने के लिए, देन इंटरेस्ट ऑन सेकंड लोन वुड आल्सो बी अलाउड, तो सेकंड लोन का भी इंटरेस्ट मिल जाएगा। एक लोन को रिपेयर करने दूसरा लोन ले सकते, दूसरा का भी इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन इसका मिलेगा बट इसका नहीं मिलेगा, राइट। तो एग्जांपल नंबर 2 देखो, जो 4 नंबर केस था ना, ओरिजिनल लोन सेकंड लोन। सपोज हम HSBC बैंक से लोन लिए थे 10 लाख रुपया का 18% करके ऑन दिस फॉर रिपेयर, तो मेरा इंटरेस्ट कितना होता है, एंड 1/10 को हम रीपे कर दिए, तो 6 महीना का मेरा इंटरेस्ट होता है कितना, जितना भी अमाउंट होगा यहाँ पे आएगा, जितने भी अमाउंट। फिर अगेन लोन 2 लिए, तो दोनों लोन का हमको डिडक्शन मिलेगा भाई, उसका 6 महीना, इसका 6 महीना, ठीक है, दोनों लोन का मिलेगा। आज यहीं तक हम लोग करके क्लास एंड करेंगे, ये क्वेश्चन करा देते बस, ठीक है। और जो लोग क्लासेस है, तुम लोग 1-2 क्लास तुम लोग देख लो, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करने है कि नहीं करना है हमसे बता देना व्हाट्सएप में, देन तुम्हारा जो फाइनल ग्रुप है, फाइनल जो क्लासेस का ग्रुप है वहां पे हम अलाउ करेंगे, ठीक है। सर हाँ बोलो एक डाउट था, बोलो बोलो पूछो। जैसे कि आपने कहा कि अगर 2 कोई लोन लेगा तो दोनों लोन पे उसको डिडक्शन मिलेगा, हाँ करेक्ट। तो उस पे कोई लिमिट है कि मतलब 3 लोन नहीं, ही अगर लिमिट तुम्हारा है? नहीं लिमिट नहीं है एज सच, बट वो पर्पस जो है उसी पर्पस के लिए होना चाहिए, घर का कंस्ट्रक्शन। एक रीपे वाला तुम कर सकती हो, जैसे कि अदर देन दिस रीपे करने के लिए अगर लोन ली, जैसा इस केस में क्या था, एक लोन को मिटा के दूसरा लोन लिया, दोनों एक साथ कंटिन्यू नहीं चल रहा,
आइदर हम परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल के लिए लिए होंगे, या फिर एक लोन को खत्म करके दूसरा बैंक से लोन लिए। हो सकता है कि एसबीआई का लोन था, उसका बहुत काफी महंगा था, हमको पीएनबी में लोन मिल गया, तो हम एसबीआई का लोन को रिपेमेंट कर दिए, पीएनबी से लोन ले लिए। ठीक है, ओके हमारा सर। डबल डबल तो लोन नहीं चलेगा, अल्टीमेटली घुमा फिरा के एक ही लोन चलेगा, देखना। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको करके क्लास एंड करते हैं। ठीक है, ये देखो अभी तक जो सीखे थे पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा। दिख रहा है, एक क्वेश्चन है, म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है कितना, 72,000। ठीक है, फेयर रेंट कितना है, 78,000। स्टैंडर्ड कितना है, 95। तो ये तीनों से क्या लिख लेगा बोलो, ER, एक्सपेक्टेड रेंट लिख लेगा ना। क्या होना चाहिए सर, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, व्हिचएवर इज हायर, सर ये हायर है, उसको कम करेंगे इसके साथ, तो लोअर पे ही आ रहा है, 78 ही आ रहा है, तो सर 78,000 ही मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आएगा। ठीक है, इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना, वहां लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट हेडिंग जो फॉर्मेट बता दिया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से सबसे पहले सर एक्सपेक्टेड रेंट, उसमें से इस तरह से लिखना है, म्यूनिसिपल वैल्यू FR दिस, ये मने मधु करना है कि इन दोनों में से हायर, इन दोनों में से लोअर, ये आ गया सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक्चुअल रेंट है, क्वेश्चन में देखो एनुअल रेंट बता दे रहा है 1 लाख रुपया, तो यहाँ पे सर 1 लाख रुपया दे दिए। तो आप यहाँ पे एक अनरियलाइज रेंट का कहानी है, ये बता देंगे। अगर अनरियलाइज रेंट मतलब क्या, इतना पैसा नहीं मिला, तो माइनस हो जाएगा तुम्हारा, दिस इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ठीक है, अब जीएबी क्या होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू सर, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर, तो आ गया तुम्हारा 90,000। अब क्या, म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना के, 15% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, तो म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ था, उसका 15% पे किया हम, तो क्या आ जाएगा, एनएवी आ जाएगा। उसमें से दो चीज का डिडक्शन मिला, क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A का 30% ऑफ एनएवी, जो ऊपर एनएवी था उसका 30%, एंड इंटरेस्ट और लोन कितना है, एक 10,000, तो 10,000, बस ये रहा तुम्हारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग अनरियलाइज रेंट के बारे में करेंगे, कैटेगरी 2 जो है, पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट, ये करेंगे, फिर धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब में अपलोड भी कर देंगे, फर्स्ट फ्यू क्लासेस जो है डेमो है, उसके बाद जो जो कंफर्म करेगा उसी का लिंक देंगे। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो बता दो प्लीज। ऋषिका, रीता कुमारी एंड शिवांशी, कोई डाउट है, किसी का कुछ डाउट है? ऋषिका बुझते पेरे छो? हाँ सर। रीता कुमारी समझ में आया? यस सर। ठीक है, शिवांशी कोई डाउट? नहीं सर। अब बाकी ऑफलाइन वाला को तो समझ में आएगी। चलो हम एंड कर दे रहे। ठीक है, अभी हम 1-2 दिन हम क्लासेस में कॉमन ग्रुप में लिंक देंगे, उसके बाद प्राइवेट ग्रुप में सिर्फ लिंक रहेगा। चलो बाय। नेक्स्ट क्लास तुम लोग को हम बता देंगे, शायद जीएसटी ले सकते हैं हम, उसका लिंक भी शेयर कर देंगे। ठीक है, एक चीज बता, तुम लोग को मॉर्निंग क्लास में इजी रहेगा कि इवनिंग क्लास में इजी रहेगा, पहले बता दो। इवनिंग। 7 बजे बताओ। ऑनलाइन ऑनलाइन Sir, इजी रहेगा evening. कि স্যার অনলাইন evening? হলে রাতে ইজি হবে, আর যদি অফলাइन করেন তাহলে সকালে ऑफलाइन কোনো तो প্রবলেম নেই। ऑफलाइन तो तुम लोग आ नहीं पाओगी ना, अगर तुम लोग না फिजिकली आना आओगी तो ठीक है, तो हम सर फिर मॉर्निंग में सर करेंगे। ऑफलाइन मॉर्निंग मॉर्निंग करेंगे तो ऑफलाइन में आ सकती हूँ। মর্নিং হলে অফলাইনে কোনো প্রবলেম নেই। তো ঠিক আছে, আমি মর্নিং করে দেবো। ঠিক আছে, তোমরা আগে কনফার্ম করে দাও, এখন যতক্ষণ না কনফার্ম করছে, এক দুটো ক্লাসে আমরা অনলাইনই করি। ওয়ান্স ইউ কনফার্ম করে দেবে, তখন আমি ওটাকে ব্যাচ ওইভাবে সেট প্ল্যানিং করে নেবো মর্নিং এ। ঠিক আছে, ওকে। নেক্সট ক্লাস আমি ভাবছি কি তোমাদের ইনকাম জিএসটি দিয়ে স্টার্ট করবো। ঠিক है, चलो उसको एंड कहाँ से करें, लिखते मीटिंग ये हो गया। अब इसका एंड करने से ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग आ जाएगा। हम लोग इनकम टैक्स का क्लास हो रहा है।